NumPy stands for Numerical Python. पाइथन की वो लाइब्रेरी जिसका यूज किया जाता है फॉर मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन। तो चाहे आप डेटा एनालिटिक्स सीखना चाह रहे हैं, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहीं पे भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को सॉल्व करना है, कहीं पे भी आपको फॉर्मूलाज का यूज करना है, तो उस केस में आप NumPy का यूज जरूर देखेंगे। एंड इस पूरी वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कैसे हम NumPy का यूज कर सकते हैं टू क्रिएट एरेज, कैसे हम NumPy से स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगा सकते हैं। इस पूरी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं NumPy एरेज को अलॉन्ग विद उनके यूज केसेस एंड एप्लीकेशंस। अगर आप डीप डाइव करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ आपको मिलती है 2 डेमो क्लासेस भी फ्री। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। NumPy पाइथन की कौन सी लाइब्रेरी है, कैसे इसका यूज किया जाता है, क्या क्या काम ये कर सकती है, ये सारी चीजें जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर मैं NumPy की बात करूं तो NumPy का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन यानी कि न्यूमेरिकल पाइथन अपने आप में यहाँ पे नेम सजेस्ट कर रहा है कि इसका यूज किया जाता है जितनी भी साइंटिफिक या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती है हमें पाइथन के अंदर, उसके लिए हम NumPy नाम की लाइब्रेरी का यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास इनबिल्ट काफ़ी सारे फंक्शंस बने हुए होते हैं जो कि हमारे काम को काफ़ी ईजी कर देते हैं। जब हमको मैट्रिसेस के अंदर अगर डिटर्मिनेंट या फिर इन्वर्स निकालना होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, लीनियर अलजेब्रा लगाना होता है, या एनालिटिक्स के अंदर बेसिक स्टैटिस्टिक्स लगानी होती है जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीजें अगर हमें लगानी हो तो इसके लिए हम NumPy का यूज कर सकते हैं। NumPy इज अ पैकेज दैट डिफाइंस अ मल्टी डायमेंशनल एरे। एरेज यहाँ पे NumPy के अंदर एक डेटा टाइप होते हैं जिनका यूज करके हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं। एरे के बारे में आगे अच्छे से हम जानेंगे। फिलहाल को इतना समझते हैं कि एरे हमारे पास यहाँ पे पाइथन का इनबिल्ट डेटा टाइप नहीं है, बट ये NumPy के साथ हमारे पास आता है और इससे हमारी जो कैलकुलेशंस है वो काफी फास्ट हो जाती हैं। कैसे फास्ट होती है उसको आगे देखते हैं। उससे पहले इट ऑल्सो हैज़ फंक्शन फॉर वर्किंग इन डोमेन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा पे आपको काम करना हो, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पे आपको काम करना हो, मैट्रिसेस के अंदर आपको डिटर्मिनेंट निकालना हो, इन्वर्स निकालना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, ट्रांसपोज निकालना हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास NumPy ईजिली फंक्शंस देता है। और सिर्फ फंक्शंस के अंदर अगर आप डेटा पुट कर देंगे तो आपके पास सिंपली आउटपुट निकल के आ जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स अगर NumPy की यहाँ पे बात की जाए तो ये एक फंडामेंटल पैकेज है फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस। मूविंग अहेड, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एरे टर्म का यूज किया था कि यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए एरेज का यूज किया जाता है। जब तक हम बेसिक्स ऑफ पाइथन कर रहे थे तो उसके अंदर हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप्स थे जैसे कि स्ट्रिंग्स था, फ्लोट था, इंटीजर था, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज जानी थी। उन केसेस में हमारे पास लिस्ट थे, डिक्शनरीज थी, टपल्स थे, सेट्स थे। अब यहाँ पे एक नया डेटा टाइप है जो कि NumPy के अंदर है, दैट आर एरेज। एरेज यहाँ पे एक ऐसे डेटा टाइप है जो कि लिस्ट से काफ़ी सिमिलर होते हैं दिखने में, क्योंकि इनको भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है। अब लिस्ट में जिस तरह से कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है, यहाँ पे एरेज के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज नहीं होती हैं, जो कि इसको फास्ट बनाता है। यहाँ पे लिखा है कि एरे को स्टोर किया जाता है कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस के अंदर। अब कंटीजियस मेमोरी लोकेशन यहाँ पे क्या हो गई, उसको थोड़ा सा बेटर तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि हमारे पास जब लिस्ट होती है तो कॉमा सेपरेटेड वो वैल्यूज होती है, दैट इज 10, 20, 30। सपोज मैंने ये 3 एलिमेंट ले लिए। मान लो वर्चुअली हमारी ये एक मेमोरी है, यहाँ पे हमारे पास कहीं पे स्लॉट्स हैं। अब कुछ स्लॉट्स यहाँ पे भरे हुए हैं, कुछ स्लॉट्स यहाँ पे खाली है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने जिगजैग लाइन करी हुई है, ये स्लॉट्स यहाँ पे भरे हुए हैं, ठीक है। अब हमारी लिस्ट जो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, यहाँ पे मैं आगे लिख भी देती हूँ कि ये एक लिस्ट है। लिस्ट जब यहाँ पे जाएगी मेमोरी के अंदर तो इसके एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये कहीं पे भी इनके एलिमेंट्स जा सकते हैं। जैसे कि 10 है, 10 को यहाँ फर्स्ट लोकेशन पे खाली जगह मिली, ये यहाँ चला जाएगा। 20 को यहाँ जगह मिली, ये यहाँ चला जाएगा। 30 को यहाँ जगह मिली, ये यहाँ पे चला जाएगा। क्योंकि कॉमा सेपरेटेड है तो एलिमेंट्स कहीं पे भी जाके स्टोर हो जाते हैं जहाँ उनको जगह मिलती है। बट अगर मैं एरेज की बात करूँ तो एक एरे जो होता है वो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड नहीं होता है। इसके अंदर 10, 20 और 30 को जिस तरह से स्टोर होगा, आगे एरेज के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे, इनके डेटा टाइप्स के बारे में, इनकी फंक्शनैलिटीज़ के बारे में। एज ऑफ नाउ जब मैं कंटीजियस मेमोरी की अगर यहाँ पे बात करती हूँ कि एरे यहाँ पे कंटीजियस मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एरेज जो हैं वो साथ में चिपक के रहते हैं। जैसे कि 3 दोस्त होते हैं कि 3 दोस्त जहाँ पे भी जाएंगे साथ में जाएंगे, तो यहाँ पे भी ये मेमोरी के अंदर ऐसे लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ पे 3 की जगह साथ में हो। फॉर एग्जाम्पल 1,
3, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 2 3, तीनों स्पेस यहाँ पे पास में, ऊपर हमारे पास 2 की स्पेस है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल की स्पेस है, यहाँ पे 3 की स्पेस मेरे पास साथ में है, तो ये यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगे। तो कंटीजियस मेमोरी लोकेशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये साथ में रहते हैं और जहाँ पे इनको जगह मिलेगी 3 की वहीं पे जाएंगे। 4 एलिमेंट होते हैं, जहाँ पे 4 की जगह मिलेगी वहीं पे जाएंगे। ऐसे यहाँ पे जहाँ जगह मिली वहाँ नहीं जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिस्ट जाती है। ठीक है, मूविंग अहेड, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि इट इज अ कंटेनर विच कैन होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स एंड दीज आइटम्स शुड बी ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि जैसे लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे एरेज के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप नहीं जाते हैं। डिक्शनरीज में भी मल्टीपल डेटा टाइप्स जा सकते हैं, टपल्स में भी जा सकते हैं, सेट्स में भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे एरेज के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप नहीं जाएगा। अगर स्ट्रिंग्स जा रही हैं तो सिर्फ स्ट्रिंग जाएगी, अगर इंटीजर जा रहा है तो सिर्फ इंटीजर, और फ्लोट जा रहा है तो सिर्फ फ्लोट जाएगा। यहाँ पे इस तरह से वर्क करता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरेज सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि एरेज जो है कम मेमोरी लेते हैं, फास्टली कैलकुलेट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास यहाँ पे एरे के कि ये कम मेमोरी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। इनके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना हो तो वो काफ़ी सिंपल हो जाता है। सो अगर हम यहाँ पे जुपिटर नोटबुक के अंदर चले तो जुपिटर नोटबुक के अंदर अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट करती हूँ नंपाई को। अच्छा, इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इसकी लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट में आप जैसे ही एंटर यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। इसके अंदर आपको लिखना है पिप इंस्टॉल नंपाई। जैसे आप इसे एंटर प्रेस करेंगे नंपाई आपके लिए यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड मेरे केस में यहाँ पे ऑलरेडी लिखा आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, दैट मीन्स मेरे केस में ऑलरेडी डाउनलोडेड है। आप लोगों के केस में डाउनलोड हो जाएगा। वंस ये डाउनलोड हो जाए आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं एज NP। मैं सिर्फ यहाँ पे एक एग्जाम्पल तौर पे बता रही हूँ कि जैसे मैं डेटा टाइप की अगर यहाँ पे बात कर रही थी, या फिर फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ की अगर यहाँ पे बात करूँ, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो जैसे अगर मैं लिस्ट की यहाँ पे बात करती हूँ, पहले मैं एक बार एक लिस्ट का एग्जाम्पल लेती हूँ कि जब हम कोई भी लिस्ट क्रिएट करेंगे, एक मैंने यहाँ पे L1 नाम की लिस्ट ली और इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स भेज रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 20 30 40, और मैं एक L2 नाम की लिस्ट लेती हूँ जिसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स भेज रही हूँ जैसे कि 50 60 एंड 70। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ L1 प्लस L2 एंड मैंने अंडरस्कोर दे दिया बाय मिस्टेक, सो यहाँ पे इसे प्लस करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लग रहा है, बल्कि यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो गए हैं, यानी कि ज्वाइन हो गए हैं, मतलब मैं प्लस नहीं कर पा रही। सिमिलरली अगर मैं इसको माइनस कराना चाहूँ, कि अगर मैं यहाँ पे सिंगल माइनस या मल्टीप्लाई कराना चाहती हूँ, चलो तो मैं यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू देती हूँ कि इन सब एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस नहीं एक्चुअली मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 5 बार प्रिंट होके आ जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे नंपाई जब मैं बोल रही हूँ कि डायरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस ले लेता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर मैंने नंपाई का कोई एरे बनाया, एरे बनाने का तरीका हम थोड़ा आगे जाके अच्छे से इन डेप्थ कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि एरे बनाने के लिए हमें नंपाई का एरे नाम का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, और मैं ये सेम वैल्यूज़ यहाँ पे पास कर रही हूँ 20, 30, 40, और एक B नाम का एरे ले लेते हैं, इसमें भी हम यहाँ पे लगाते हैं एरे, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कुछ वेरी सिमिलर वैल्यूज़ जो मैंने पहले ली थी, दैट इज 60, 70, 80। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, पहले मैं प्रिंट कराती हूँ A को, तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे वैल्यूज़ कॉमा सेपरेटेड नहीं होती है, तो कॉमा सेपरेटेड नहीं है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ B को, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू नहीं है, यानी कि एरे बन के आ गया। प्रिंट कराते हैं इनका एडिशन, दैट A प्लस B, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास डायरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है कि 20 प्लस 60 इज 80, 30 प्लस 70 इज 100, 40 प्लस 80 इज 120। A टाइम्स B अगर मैं कर दूँ तो 20 मल्टीप्लाई बाई 60, 30 मल्टीप्लाई बाई 70, 40 मल्टीप्लाई बाई 80। चलो B के अंदर अगर मैं कोई सिंगुलर ही वैल्यू ले लेती, ठीक है, कि अगर मैं 4 ले लेती और मल्टीप्लाई कराती, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 160। इस तरह से यहाँ पर डायरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं जो कि हमारे पास लिस्ट के अंदर नहीं होते हैं। तो ये आगे हम अच्छे से कवर भी करेंगे जब हम बात करेंगे लिस्ट वर्सेस नंपाई एरेज की। बट एज ऑफ नाउ जैसे कि यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करती हूँ, a इज इक्वल्स टू np डॉट एरे, और इसमें मैं भेजती हूँ वैल्यूज जैसे कि 40, 50, 60 एंड प्रिंट A कराती हूँ, तो आप यहाँ पे
नोटिस करेंगे कि जैसे मैं इसे रन कराऊंगी तो ये सारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप्स नहीं जा सकते। आप अगर स्ट्रिंग भेजेंगे तो सब कुछ स्ट्रिंग बन जाएगा, आप इंट भेजेंगे तो सब इंटीजर ही रहेंगे, और फ्लोट भेजते हो अगर मैं ये स्ट्रिंग हटा के यहाँ पे फ्लोट लगा देती हूँ तो बाकी सारे भी यहाँ पे फ्लोट बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। इस तरह से यहाँ पे numpy array डिफर करते हैं फ्रॉम लिस्ट। इट इज़ यूज फॉर क्रिएशन ऑफ एन डायमेंशनल डेटा। एन डायमेंशनल का मतलब मल्टीपल डायमेंशंस यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे मैट्रिसेस अगर आपने पढ़ी हो तो उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, 2D होता है, 3D डेटा होता है हमारे पास, तो उसके लिए हम यहाँ पे numpy arrays का यूज कर सकते हैं। एज एनालिटिक्स के अंदर तो हम 2D ही डेटा देखेंगे मोस्टली, 1D या 2D डेटा, बट 3D डेटा, 4D डेटा ये भी हमारे पास क्रिएट हो सकता है यूजिंग numpy arrays। अब कुछ यहाँ पे मैं डिफरेंसेस की बात कर लेती हूँ कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि एरेज वर्सेस लिस्ट, यानी कि एरे और लिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला, लिस्ट के नॉट हैंडल डायरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो कि अभी जस्ट हमने देखा लिस्ट के अंदर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते डायरेक्ट, बट numpy arrays पे लगा सकते हैं। एरे कंज्यूम करता है लेस मेमोरी कंपेरेटिवली टू लिस्ट। यूजिंग एन एरे इज फास्टर देन लिस्ट, यानी कि अगर आप एरे का यूज करोगे तो क्विकली आप कैलकुलेट कर पाओगे कंपेयर टू लिस्ट। दैट्स वाई numpy के अंदर यूज भी एरेज का ही किया जाता है। अ लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स व्हाइल यू कैन नॉट डू इट इन एरे। अब लिस्ट का यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि उसके अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स भेज सकते हो, बट क्योंकि एरे में कैलकुलेशन करनी होती है हमें, तो यहाँ पे हम मल्टीपल डेटा टाइप्स नहीं भेज सकते। अ लिस्ट इज ईजियर टू मॉडिफाई, यानी कि अगर आपको कभी भी कोई भी एलिमेंट ऐड करना हो, अपेंड करना हो, रिमूव करना हो, कंपेरेटिवली वो लिस्ट के अंदर ज़्यादा ईजी होगा इंस्टेड ऑफ numpy arrays। एंड लास्टली, लिस्ट के अंदर अगर हम नेस्टेड डेटा बनाते हैं तो हमें उसकी साइज़ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कि हम उसकी कोई भी साइज़ रखें, बट एरे के अंदर हमें यहाँ पे साइज़ का ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये एक लिस्ट है मेरे पास, इसे मैं प्रिंट करा देती हूँ L1। अब इस लिस्ट के अंदर मैं एक और लिस्ट अगर बनाती हूँ, मान लो कि यहाँ पे मैंने एक और एलिमेंट दे दिया 50, इसे मैं 2 लिस्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ। ये एक बड़ी लिस्ट है और इसके अंदर एक 2 छोटी छोटी लिस्ट है। इसके अंदर अगर मैंने एक के अंदर यहाँ पे 60 भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं आई, लिस्ट ने तो इसे प्रिंट कर दिया इजीली कि कोई दिक्कत नहीं है, आपका साइज़ यहाँ पे कैसा भी हो। बट अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे numpy array के अंदर करूँ और इसे प्रिंट कराऊँ तो ये मुझे एरर दे देगा कि आपका एक लिस्ट जो है उसका डायमेंशन तो यहाँ पे क्या है, उसके अंदर तो 2 एलिमेंट्स है, बाकी दूसरी लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट है। या तो दोनों के अंदर 3 एलिमेंट हो या दोनों के अंदर 2 एलिमेंट हो। आप दोनों के अंदर यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स नहीं रख सकते। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के 10 लिख देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 20, 30 एंड 10 आ जाएगा, 40, 50, 60 आ जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे दोनों में से एक भी एलिमेंट ज़्यादा कर दूँ या कम कर दूँ तो ये यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। तो ये एक अगेन डिफरेंस होता है बिटवीन लिस्ट एंड numpy। ये डिफरेंसेस याद रखने ज़रूरी हैं। इफ़ एवर इन इंटरव्यू अगर आप अपीयर करते हैं तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। सो गाइस, इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे हम जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा कि क्या numpy होता है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे जो डेटा एनालिसिस परफॉर्म करने होंगे वो हम दूसरे प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि VS कोड पे ये पॉसिबल नहीं है या पाईचार्म पे पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम जुपिटर नोटबुक पे इसे करते हैं तो काफ़ी ईजी हमारे लिए चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो हम इसके लिए जुपिटर नोटबुक को हम इंस्टॉल करने वाले हैं। कैसे इसे इंस्टॉल करना है वो देखते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले हम हमारी लोकल डिस्क सी के अंदर चलेंगे, नहीं सी ड्राइव में हमें जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद अब आपके केस में यहाँ पे हो सकता है कि जैसे अगर मैं यहाँ से हिडन आइटम्स हटा दूँ, ठीक है, तो कुछ ऐसा डेटा यहाँ पे दिखता हो। ठीक है, तो इसमें हमें यूज़र्स को ओपन करना हो। यूज़र्स के बाद हम यहाँ पे आपके नेम से या आपके पास जो भी आपका डिवाइस है, जैसे मेरे केस में यहाँ पे WS क्यूबटेक है, आपके केस में यहाँ पे आपका डिवाइस के नेम से एक फोल्डर होगा, ठीक है, या फिर आपके नाम से कोई एक फोल्डर होगा, उसे आप यूज़ करेंगे, उसे आप ओपन करेंगे। इसी के अंदर हमें यहाँ पे एक ऐप डेटा मिलेगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये ऐप डेटा तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये ऐप डेटा कहाँ से लाया जाए। तो उसके लिए हम व्यू पे क्लिक करेंगे, शो पे जाएंगे और कुछ ना हिडन आइटम्स होते हैं हमारे पास फोल्डर्स के अंदर। तो मैं जैसे हिडन आइटम्स यहाँ पे शो करूँगी तो आप देखोगे कि ऐप डेटा नाम का मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर निकल के आ गया है। इसे मैं यहाँ पे डबल टैप करती हूँ, ऐप डेटा ओपन करते हैं। हम यहाँ पे लोकल में चलेंगे। लोकल के बाद हमें यहाँ पे जाना है प्रोग्राम्स में। सो प्रोग्राम्स में जाएंगे एंड देन पाइथन, थोड़ा सा लंबा इसका प्रोसीजर है। पाइथन के बाद 311 और उसके बाद जाते हैं हम स्क्रिप्ट्स के अंदर। तो एग्जैक्टली ये सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आएगा WS क्यूबटेक का, कि यहाँ पे ये जो WS क्यूबटेक है ये आपके केस में WS क्यूबटेक नहीं होगा। यहाँ पे या तो आपके नाम का फोल्डर होगा या आपके लैपटॉप के नाम का एक फोल्डर हो सकता है।
अब यहाँ पे जाके आप देखोगे कि मेरे पास कुछ जुपिटर से रिलेटेड फाइल्स ऑलरेडी है। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे पहले इंस्टॉल किया हुआ था। एंड अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगी, ऊपर से मुझे पाथ हटाना है और यहाँ से मुझे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, ठीक है। तो CMD जैसे मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ, कुछ इस तरीके का मेरे पास यहाँ पे एक विंडो आएगी। इसमें मुझे लिखना है पिप इंस्टॉल जुपिटर। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड मेरे केस में लिखा हुआ आ रहा है। आप लोगों के केस में यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ 10 to 15 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट भी ये ले सकता है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे आ गया है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जुपिटर। अब ये क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो फिर इसको ओपन कैसे करें। देखो गाइस, ओपन करने के लिए यहाँ पे बार बार यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पे एक नया फाइल कुछ भी बना लेते हैं। जैसे इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पाइथन डेटा एनालिटिक्स फाइल, ठीक है। इस फोल्डर को मैं ओपन करूँगी डबल टैप करके। यहाँ के पाथ में हम जाएंगे, CMD ओपन करेंगे और अब इस इंस्टॉल नहीं करना, बस मुझे यहाँ पे लिखना है जुपिटर नोटबुक। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी, आप देखेंगे कि थोड़ा सा 5 to 6 सेकेंड्स लेगा और उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई फाइल नहीं है, ब्राउजर पे हमारा जुपिटर नोटबुक रन होगा और यहाँ पे हमारे पास कोई फाइल नहीं है। तो अगर नई फाइल आपको क्रिएट करनी है तो आप न्यू पे क्लिक करके पाइथन 3 पे क्लिक करोगे तो हमारे पास यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट होके आ जाएगी। इसका एक्सटेंशन जो हमारे पास यहाँ पे होगा वो होगा IPYNB, यानी कि IPython नोटबुक। तो ये IPython को फॉलो करती है। अब इसके अंदर इसकी वर्किंग अगर हम यहाँ पर देखें तो कंट्रोल प्लस से हम इसे जूम इन कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से हम इसे जूम आउट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको लिखनी हो, प्रिंट हेलो लिखना हो तो आप प्रिंट हेलो लिखोगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करके ये सेल रन होता है। इनको हम जब यहाँ पे इनके अंदर कोड्स लिखते हैं, इनको यहाँ पे सेल्स बोला जाता है कि हम यहाँ पे सेल्स के अंदर कोड लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है नया सेल ऐड करने के लिए एक प्लस का सिंबल। आप यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा सकते हो। इसके अंदर मैंने प्रिंट करा बाय, और मैं अगर कंट्रोल एंटर करके मैं रन करा सकती हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके मैं यहाँ पे इसे रन करा के नया सेल भी ओपन कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ A = 23। शिफ्ट एंटर अगर मैंने किया तो यहाँ पे एक नया सेल ये रन हो जाएगा और नया सेल क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे आपका जो एग्जिस्टिंग सेल है सिर्फ उसको रन करना है, कोई नया सेल नहीं चाहिए, तो आप कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे। अगर आपको चाहिए कि आपका जो एग्जिस्टिंग सेल है वो तो रन हो ही जाए और एक नया सेल ओपन होकर आ जाए, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे। ये हमारे पास दो मेथड होते हैं। किसी भी सेल को आपको हटाना है तो यहाँ पे सिजर जैसा सिंबल है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और हमारे ये सिंबल यहाँ पे वर्क करने लग जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो कर्नल है वो वाइल लूप की वजह से इंटरप्ट हो जाता है, तो उस केस में वाइल लूप की वजह से वो रन नहीं करता है। तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या करना होता है, कभी आपके पास यहाँ पे आपका जो जुपिटर नोटबुक का कोई सेल है जो कि वर्क नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे पॉज दबाएंगे एंड फिर रन करेंगे, तो उसके बाद वो ईजिली रन करने लग जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे जुपिटर नोटबुक होता है। इसके अंदर ये बार बार पॉज करके रन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इन केस कभी आपके पास ऐसा हो कि आपका कोई भी कमांड है जो कि रन नहीं हो रहा है, फॉर सम रीज़न एरर्स नहीं है उसके अंदर, पर फॉर सम रीज़न वो रन नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पे इसे इंटरप्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास फाइल होती है। इसे हम चाहें तो किसी भी फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। जैसे फाइल को मैं ओपन करूँ, यहाँ पे हमारे पास है डाउनलोड एज ASCII डॉक, एंड हमारे पास PDF में भी ऑप्शन है, हमारे पास पाइथन की फाइल की तरह भी ऑप्शन है। तो क्योंकि .py इसका एक्सटेंशन होता है पाइथन की फाइल का, तो यहाँ पे .py है। अभी अगर इस फाइल को हम यहाँ पे सेव करते हैं, जैसे इसका नाम मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल डेमो, ठीक है, और अगर मैं इस फोल्डर के अंदर जाके चेक करूँगी तो आप देखेंगे इसका नाम है यहाँ पे demo.ipynb। तो जब भी आपको नोटबुक ओपन करनी हो, जब भी आपको जुपिटर नोटबुक ओपन करनी हो, आपको कुछ नहीं करना। आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने जिस भी फोल्डर के अंदर आपको फाइल ओपन करनी है उस फोल्डर में जाओ, वहाँ से CMD ओपन करो एंड वहाँ पे आपको लिख देना है सिर्फ और सिर्फ जुपिटर नोटबुक। बट ये सब कब करने के बाद, जब आपने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर लिया, और इंस्टॉल का प्रोसीजर हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो इस तरह से जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। जो demo.pynb था वो फाइल हमारे पास है, इसी के अंदर काम करना है, तो इसी को ओपन कर लो। नए टैब में ये ओपन हो जाएगी। एंड अगर आपको चाहिए कि नई फाइल ओपन करनी है तो यहाँ पे आप नई फाइल भी ओपन कर सकते हैं।
सो गाइस, पिछले सेशन में हमने कवर किया कि क्या डिफरेंसेस होता है हमारी पाइथन की लिस्ट के अंदर और नंपाई एरेज के बीच में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं नंपाई के अंदर एरेज, कैसे उनकी स्लाइसिंग की जाती है, एंड लास्टली हम बात करेंगे उनके कुछ एट्रीब्यूट्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको नंपाई के अंदर एरे क्रिएट करना है, उससे पहले हमें नंपाई का पैकेज यहाँ पे डाउनलोड करना होता है। अगर आप डीप डाइव करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ आपको मिलती है 2 डेमो क्लासेस भी फ्री। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंपाई का पैकेज डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे ओपन करेंगे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में आप जाके लिखेंगे pip इंस्टॉल नंपाई। तो नंपाई, जैसा कि मैंने कहा था कि पाइथन की इनबिल्ट हमारे पास ये फंक्शन नहीं है, तो हमारे पास ये लाइब्रेरी नहीं है, इसको हमें बाहर से डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, pip इंस्टॉल नंपाई लिखेंगे। इसके बाद मैं अगर एंटर प्रेस करूंगी तो मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, तो इस वजह से मुझे तो यहाँ पे दिखाएगा कि रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड, बट आपके केस में ये आपको डाउनलोड करके दे देगा। सो मेरे केस में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आया है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सो मेरे पास नंपाई ऑलरेडी है, इसलिए मैं मुझे यहाँ पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बट आपके केस में डाउनलोड हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो जैसे हम और हमारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, वैसे हमें नंपाई को इंपोर्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नंपाई, इंपोर्ट किया नंपाई। अब उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे अलियास बना सकते हैं, क्योंकि हम नंपाई वर्ड का काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो आप चाहें तो यहाँ पे एज np लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक arr नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ। arr या जो भी आप वेरिएबल का नाम देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड arr नाम से हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे। उसके अंदर हम लिखेंगे नंपाई या फिर np, क्योंकि अब हमने अलियास बना लिया है। np डॉट एरे हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड इसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज यहाँ पे पास करने वाली हूँ। मेरे पास वैल्यूज है 10, 20, 30, 40। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मैंने यहाँ पे पास कर दिए इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या कराना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट किसे कराना है, arr को, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है arr, हमें इसको यहाँ पे प्रिंट कराना है। एज सून मैं इसको यहाँ पे रन करूंगी, तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो आप आउटपुट में देखेंगे हमारे पास यहाँ पे लिस्ट के फॉर्मेट में तो आ चुका है, बट ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज नहीं है। तो यहाँ पे ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये यहाँ पे एरेज हैं। अगर आपको जानना है ये एरे है या नहीं, तो हम इसका टाइप निकाल लेते हैं कि प्रिंट में यहाँ पे क्या लगाऊंगी, टाइप ऑफ व्हाट, टाइप ऑफ arr, एंड इसको हम यहाँ पे रन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि क्लास numpy डॉट एंड एरे, यानी कि एंड एरे मीन्स एंड डायमेंशनल एरे। एंड डी यहाँ पे स्टैंड करता है एंड डायमेंशनल एरे के लिए। तो यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशंस के एरे होते हैं, मतलब इस वजह से हम यहाँ पे एंड एरे यहाँ पे लिखा जाता है। सो फिलहाल के लिए एरे के अंदर हमारे पास क्या है, एक रो आ चुकी है कि हमारे पास एक रो है। मैंने जैसे कि बताया था कि एरे जो होता है वो मैट्रिसेस के फॉर्म में भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिसेस कैसे बन सकती है एरे की, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कि अगर मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट दूं, यहाँ पे भी इसको एक और एनक्लोज कर लेते हैं, इसके बीच में मैं एक और लिस्ट यहाँ पे पास कर देती हूँ कि मैं 4 एलिमेंट्स की ही लिस्ट पास करूंगी। क्यों 4 एलिमेंट्स की, क्योंकि अगर आपने मैट्रिसेस पढ़ा होगा तो मैट्रिसेस में आप देखेंगे कि अगर एक फर्स्ट रो के अंदर अगर 4 हमारे पास कॉलम्स है, तो सेकंड रो में भी ऑब्वियसली हमारे पास 4 कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 50, 60, 70, 80। एंड अगर इसको हम यहाँ पे रन कराते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे आप कि मल्टी डायमेंशनल एरे अब यहाँ पे आ चुका है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 रोज हैं एंड यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। सो इस तरह से हमें ये ऑब्टेन हो चुका है। चाहे आप इसमें कॉमा लगा के और भी अगर ऐड करना चाहें, तो मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में और ऐड कर दूँ 20, 40, 60, 80, एंड इसके बाद हम इसको रन कराएं, तो हमारे पास यहाँ पे 3 रोज और 4 कॉलम्स आ जाएंगे। इस तरह से आप चाहें जितनी रोज एंड कॉलम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बस इतनी चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक वैल्यू हटा दूं किसी भी के भी बीच में से, कि फर्स्ट में तो हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, सेकंड के अंदर हमारे पास 3 कॉलम है, एंड थर्ड के अंदर हमारे पास अगेन यहाँ पे 4 कॉलम्स है। तो अगर इसको अब मैं रन कराती हूँ, तो हमारे पास आप देखेंगे कि यहाँ पे ये तीनों लिस्ट के फॉर्मेट में आ रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे एक एरर भी आ चुकी है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो कॉलम है, बेसिकली जो सीक्वेंस है ये बैठा नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना रहेगा कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स भी यहाँ पे सेम रखने होंगे। सो वापस 70 हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं एंड इस बार ये प्रॉपर्ली वर्क कर जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्लाइसिंग की। तो स्लाइसिंग के लिए मैं 2 मिनट के लिए पहले इसको हटा देती हूँ। फिलहाल हम नॉर्मल स्लाइसिंग की बात करते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ इसकी स्लाइसिंग कर रही हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और इसको मैं ऐड कर रही हूँ एक कॉमेंट के अंदर।
बाद में हम इसको वापस से ऐड कर देंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना रखते हैं हम। अब इसकी स्लाइसिंग अगर मुझे करनी है तो स्लाइसिंग करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट कराना है ARR का। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम स्लाइसिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे चाहिए यहाँ पे 0 से लेके 3 एलिमेंट्स तक, यानी कि 0 1 2 3 तो हमारे पास है। मुझे यहाँ पे ये फर्स्ट 3 एलिमेंट्स चाहिए। इनको अगर मैं रन कराती हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो 3 वैल्यूज है वो आ चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आ रहा है वो इसको भी हम यहाँ पे कॉमेंट्स में ऐड कर देते हैं। सो वंस हमने कमेंट्स में ऐड कर दिया, अब इसके बाद मैं इसको दोबारा रन करूंगी। रन करते आप देखेंगे हमारे पास इसके स्लाइसिंग होगी, 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं। आप अगर यहाँ पे 0 एंड कॉलन लगा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे एंड वैल्यू तक चला जाएगा। सिमिलरली अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ पे नंबर 3 से कि नंबर 3 के इंडेक्सिंग से चालू और एंड तक जाए, तो इसको अगर हम रन कराएंगे तो हमारे पास नंबर 3 का जो इंडेक्सिंग है वो यहाँ पे आ जाएंगी एंड एंड तक ये चला जाएगा। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, मतलब 0 एलिमेंट पे 10 है, नंबर 1 पे 20 है, नंबर 2 पे हमारे पास 30 है, नंबर 3 पे हमारे पास 40 है। तो हम यहाँ पे अगर मैं 2 लिखती हूँ तो 2 यानी कि 30 एंड 40 अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी एंड हमारे पास 30 एंड 40 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यूज के लिए भी सिमिलर स्लाइसिंग होती है। ये इसी टाइप की स्लाइसिंग हमने ऑलरेडी पहले देखी भी हुई है, लिस्ट के अंदर हमने स्लाइसिंग देखी है, स्ट्रिंग्स में देखी है हमने स्लाइसिंग, तो सिमिलर स्लाइसिंग ही है। तो यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं आगे, क्योंकि हम मल्टी डायमेंशन की जरूर बात करने वाले हैं, तो वो भी हम यहाँ पे आगे देखेंगे। तो अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे डिफाइन ना करूँ पर मुझे यहाँ पे एंडिंग वैल्यू डिफाइन करनी है कि मेरा 0 1 एंड 2, सो मेरे पास 30 तक के एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 3 में लिख दूंगी। सो अब मेरे पास यहाँ पे 0 1 एंड 2 यानी कि 10 20 एंड 30 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली 0 एंड 1 हमें चाहिए तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी, यानी कि 10 एंड 20 हमारे पास वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल स्लाइसिंग। अब बात करें अगर मैं यहाँ पे एक एरे और ऐड कर दूं, यहाँ पे मैं कॉमा यूज कर लेती हूँ, एक एरे और ऐड कर देते हैं एंड इसको एनक्लोज कर देते हैं हम हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, मेरे पास 2 रोज हैं यहाँ पे। अब मुझे स्लाइसिंग करनी है, तो अगर मुझे दोनों की यहाँ पे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स चाहिए तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी 0 से लेके 2 तक के एलिमेंट्स, यानी कि 0 एंड 1 यहाँ पे, कॉमा दूसरे के केस में भी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यानी कि दूसरी, पहले तो मैं इस वाले एरे की बात करूंगी कि इस वाले एरे में मुझे 0 से 2 एलिमेंट्स चाहिए एंड सेकंड वाले जो एरे है इसके अंदर भी मुझे 0 से 2 एलिमेंट चाहिए, तो 0 कॉलन 2 मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ एंड इसको अगर मैं रन करूंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे मुझे यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिल चुकी है जिसके अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं हमारे दोनों एरेज के। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देती कि मुझे यहाँ पे 3 तक के एलिमेंट्स चाहिए और इसमें तो 2 ही तक के एलिमेंट्स चाहिए, तो ये मुझे क्या करता है, ये मुझे फर्स्ट के अंदर भी यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ला के दे देता है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ही यहाँ पे शो करेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है दोनों के अंदर सेम इक्वल नंबर के ही शो होंगे। तो मुझे यहाँ पे भी 2 ही लिखना होगा। अगर मुझे 3 चाहिए तो मतलब ऐसा नहीं कर सकते हम कि फर्स्ट एलिमेंट से हमने 2 एलिमेंट्स उठा लिया एंड सेकंड एलिमेंट से हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स उठा लिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि मुझे चाहिए, अब जैसे मेरे पास ये तो 2 रोज हैं, अब मुझे सिर्फ यहाँ पे स्लाइसिंग करके क्या चाहिए, स्लाइसिंग में मुझे यहाँ पे 20 एंड 30 चाहिए। तो 0 हमारा, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो ये पूरा का पूरा 0 इंडेक्स पे है, राइट। तो 0 कॉमा, यानी कि 0 इंडेक्स की मैं बात कर रही हूँ, 0 इंडेक्स वाली जो हमारी एरे है इसकी मैं बात कर रही हूँ और इसके अंदर मुझे कौन से एलिमेंट्स चाहिए, स्टार्टिंग वैल्यू है मेरी 1, एंडिंग वैल्यू है मेरी 3। सो अब अगर मैं यहाँ पे रन कराती हूँ इसे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास 20 एंड 30 यहाँ पे ऑब्टेन हो चुका है। सिमिलरली अगर मुझे कोई एलिमेंट चाहिए होता इसका, कि मुझे फर्स्ट पे जो हमारी एरे है, यानी कि यहाँ पे जिस नंबर पे हमारी एरे है, अगर मुझे इसका कोई एलिमेंट चाहिए होता है, इसका मुझे मान लीजिए 70 एंड 80 यहाँ पे चाहिए, तो 70 यहाँ पे लाई कर रहा है 2 पे, दैट स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 एंड एंडिंग वैल्यू यहाँ पे आप चाहे तो डिफाइन करें चाहे ना करें, या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंडिंग वैल्यू 0, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंडिंग वैल्यू 4। तो हमारे पास 70 एंड 80 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे हमारा थर्ड एरे भी ऐड कर दूँ, तो मैं कॉमा लगा के यहाँ पे हमारा थर्ड एरे भी ऐड कर देती हूँ। तो अब मुझे अगर थर्ड एरे के अंदर जाना है तो यानी कि सेकंड नंबर पे हमारा जो एरे, यानी कि 0 नंबर पे तो ये वाला एरे है, फर्स्ट नंबर पे ये वाला एरे है एंड सेकंड नंबर पे ये वाला एरे है। इस एरे का मुझे चाहिए कोई भी एक एलिमेंट, यानी कि मान लीजिए कि सेकंड नंबर का जो एलिमेंट है, यानी कि 0 1 2 60th एलिमेंट जो है, 60 जो वैल्यू है मुझे ये यहाँ पे चाहिए। तो इसको अगर मैं रन कराऊंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास जो वैल्यू है वो 60 यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से ये हमारा जो स्लाइसिंग है ये वर्क करती है। तो आप मल्टी डायमेंशनली भी इसको वर्क करा सकते हैं एंड नॉर्मली आप अगर सिंगल रो में आप इसको वर्क कराना चाहें तो सिंगल रो में वो जैसे हमने पहले यहाँ पे वर्क किया था वैसे वर्क करता है।
नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करने वाली थी एट्रीब्यूट्स ऑफ एरे की, यानी कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करा दूँ np डॉट, तो यहाँ पे एक शेप नाम का मेरे पास फंक्शन है। शेप लगाएंगे किसका, ARR का। मैं अगर शेप निकालूंगी तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है 3,4, यानी कि 3 रो है हमारे पास और 4 कॉलम्स हैं। तो ये हमें शेप दे देगा कि हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 रोज की एंड 4 कॉलम्स की बनेगी। वहीं अगर मैं प्रिंट करा दूं इसकी साइज की, यहाँ पे मैं लिख दूं np डॉट साइज, एंड साइज किसकी निकालनी है हमें, ARR की। सो अगर इसको हम रन कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 यहाँ पे क्या है कि 4 एलिमेंट्स फर्स्ट में है, 4 एलिमेंट्स सेकंड में है, 4 एलिमेंट्स थर्ड में, यानी कि इन तीनों के टोटल यहाँ पे आ जाएंगे, दैट इज 4 + 4 + 4। यहाँ पे 12 एलिमेंट्स हैं इन टोटल, तो यहाँ पे साइज जो है 12 एलिमेंट्स की यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। प्रिंट कराऊं मैं np डॉट ndim नंबर ऑफ डायमेंशंस, यहाँ पे कितने डायमेंशंस लग रहे हैं किसके, ARR के। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसको रन करा के, तो यहाँ पे है कि 2 डायमेंशनल एरे है यहाँ पे, यानी कि रोज एंड कॉलम्स 2 डायमेंशंस है हमारे पास। सो गाइज नेक्स्ट हमारा एक लास्ट एट्रीब्यूट की अगर मैं बात करूँ कि मुझे यहाँ पे डी टाइप चेक करना हो इसका कि कौन सा इंट यूज कर रहा है, तो कि कौन सा डेटा टाइप बेसिकली यूज कर रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी ARR, यानी कि ARR की हम बात कर रहे हैं डॉट, इसका डी टाइप यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ एंड इसको हम अगर रन कराते हैं तो हमारे पास int 32 आना चाहिए विदाउट ये पैरेंथेसिस। सो इसको अब मैं हटा देती हूँ तो हमारे पास int 32 आ चुका है। इस तरह से हम इसका डी टाइप भी चेक कर सकते हैं। सो ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमें शेप बताता है। शेप में हमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यहाँ पे बताएगा कि सबसे पहला जो होगा वो होगा रोज का, सेकंड चीज होगी हमारे पास कॉलम्स। साइज हमें बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे अरेज के अंदर, एंड डिम हमें यहाँ पे बताता है कितना डायमेंशनल हमारा एरे है, यानी कि रोज एंड कॉलम्स 2 डायमेंशन है हमारे पास, एंड लास्टली डी टाइप हमें यहाँ पे int 32 वैल्यू लाके दे रहा है। तो गाइस पिछले सेशन के अंदर हमने कवर किया कि कैसे हम numpy एरे को क्रिएट कर सकते हैं। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं उन्हीं एरेज को अगर हमें इंस्पेक्ट करना है, उनकी साइज के बारे में, उनके शेप के बारे में हमें जानना है, उनके डायमेंशंस के बारे में हमें जानना है, उनका डेटा टाइप अगर हमें चेंज करना है, उनका डेटा टाइप जानना भी है, तो इन फंक्शंस को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, कौन कौन से ये फंक्शंस होते हैं, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे जिन फंक्शंस की बात कर रही हूँ कि अगर आपको आपके एरे को इंस्पेक्ट करना होता है कि उसके अंदर डेटा टाइप कौन सा है, क्या साइज है उसका, क्या शेप है उसका, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस है, जैसे कि a.shape। अब यहाँ पे फंक्शन अपने आप में ही बता रहा है कि अगर आपको आपके एरे के डायमेंशंस जानने हैं तो उसके लिए हम शेप का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे ये सिर्फ एरे के डिमेंशंस ही नहीं देता है, एरे के डिमेंशंस के साथ साथ ये भी बताता है कि उसके अंदर रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। लेंथ अगर आपको निकालनी है कि लेंथ कितनी है एरे की, b.ndim, ndim का मतलब नंबर ऑफ डायमेंशंस, यानी कि किसी भी एरे का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो ndim नाम का फंक्शन होता है। e.size, साइज का यूज किया जाता है, ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हैं उसके लिए हम साइज का यूज करते हैं। डेटा टाइप अगर हमें निकालना है तो हम डी टाइप यूज करते हैं। टाइप से तो हमें पता चलता है कि वो numpy का n डायमेंशनल एरे है, बट डेटा टाइप से, डी टाइप से हमें पता चलता है कि उसके अंदर डेटा टाइप कौन सा है। सिमिलरली लास्टली हमारे पास है as टाइप int। as टाइप int का यहाँ पे मतलब हुआ कि अगर आपके पास इंट में डेटा है उसको आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, या इंट में डेटा है उसको स्ट्रिंग में करना है, फ्लोट में डेटा है उसको स्ट्रिंग में करना है, तो उसके लिए हम b.as टाइप, एंड जो भी आपको डेटा टाइप यहाँ पे लिखना है आप वो डेटा टाइप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले हम इम्पोर्ट कर लेते हैं numpy को as np। वंस इम्पोर्टेड लेट्स क्रिएट एन एरे। एरे के लिए आप एक खाली लिस्ट भी पास कर सकते हो a नाम की, एंड हम यहाँ पे एरे बना सकते हैं, एरे इज इक्वल्स टू np डॉट एरे, एंड इसके अंदर मैं a पास कर दूंगी। एज सुन एज मैं इसको प्रिंट कराती हूँ तो भी हमारे पास यहाँ पे एरे ही निकल के आएगा। तो आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स डायरेक्टली पास कर सकते हो या फिर किसी वेरिएबल में भी स्टोर कराई कर सकते हो। जब हम डेटा के ऊपर वर्क करेंगे इन दैट कंडीशन हम कॉलम्स का डायरेक्टली नेम यहाँ पे पास करेंगे, अलॉन्ग विद जब हम वो पैंडा के साथ यूज करेंगे तो डेटा फ्रेम के नेम के साथ कॉलम्स का नेम पास करेंगे, ना कि ऐसी वैल्यूज यहाँ पे पास करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे पास किया। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे फंक्शंस की बात करूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं ARR डॉट शेप, एंड इसके साथ हमारे पास फंक्शन नहीं लगेगा,
इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 5 निकल के आ जाएगा। 5 यहाँ पे शेप है, यानी कि 5 यहाँ पे नंबर ऑफ आपके कॉलम्स हैं। बट अगर यही एरे हमारा 2 डायमेंशनल एरे होता कुछ ऐसा, इन दैट कंडीशन नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2 एज वेल। अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू पास कर दूँ, यहाँ पे भी मैं एक और वैल्यू पास कर दूँ, तो मेरे पास 2,3 निकल के आ जाएगा कि दैट नंबर ऑफ रोज आर 2 बट द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है, ये हमें शेप देता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रिंट लेंथ ऑफ ARR, तो मेरे पास यहाँ पे लेंथ निकल के आएगी 2। लेंथ का मतलब यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट्स हैं, बट 2 के अंदर और भी एलिमेंट्स हैं, तो वो हमें साइज देगा। तो हम यहाँ पे 2 एलिमेंट्स देख पा रहे हैं, बट यहीं पे अगर हमें देखना हो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स किस तरह से आ रहे हैं इसके अंदर कि नेस्टेड है यहाँ पे एलिमेंट्स, इसलिए 2 आ रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ARR डॉट साइज, एक्चुअली नंपाई के साथ जाएगा ये, सो NP डॉट साइज ऑफ ARR, तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स यहाँ पे निकल के आएंगे कि 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास इन टोटल, दैट इज 30, 40, 40, 40, 30 एंड 10। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारे एरे के अंदर 6 एलिमेंट्स है। सिमिलरली कोई बड़ा कॉलम हुआ, डेटा का कोई बड़ा कॉलम है, आपको जानना है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में आप साइज का यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ही प्रिंट कराती हूँ टाइप फंक्शन को, दैट प्रिंट टाइप ऑफ ARR, तो हमें निकल के आएगा नंपाई का ND एरे, यानी कि n डायमेंशनल एरे। बट वहीं पे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ ARR डॉट D टाइप, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे int 32 है, ठीक है। डेटा टाइप के बाद हमें यहाँ पे फंक्शन नहीं छोड़ना है, हमें यहाँ पे बस ARR डॉट D टाइप लिखेंगे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा int 32 है। दोनों में डिफरेंस इतना सा है, टाइप फंक्शन ये बता रहा है कि एरे जो है नंपाई एरे है, D टाइप इसका डेटा टाइप बता रहा है। अब D टाइप निकाल लिया, अब यहाँ से अगर मुझे इसको चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल ये जो डेटा टाइप है मेरे पास ये इंट में आ रहा है, अगर मुझे ये फ्लोट में चाहिए तो मैं उस केस में यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट ARR डॉट एल्स टाइप फ्लोट। जैसे मैं इसे फ्लोट में कन्वर्ट करती हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट होके आ गई हैं। सिमिलरली अगर ये स्ट्रिंग होता तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हमें स्ट्रिंग में मिल जाती। अब मान लो इसमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पे 30.4 है, ठीक है, इसे मैं रन कराती हूँ, यहाँ पे ये भी फ्लोट 64 है, ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। पर क्या हम इसको इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, हम इसको इंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसमें हमारे पास वैल्यू कैसे आ जाएगी कि अगर हमारे पास 30.4 है तो ये 30 दे देगा। 30.8 भी लिखती हूँ मैं तो भी हमारे पास यहाँ पे 30 ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू लोअर ही चलेगी। तो यहाँ पे इंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है और फ्लोट में भी। बट अब ये चीज़ का आपको लॉजिकली ध्यान रखना है कि मान लो कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है, बट ये तो चलो 10 है, बट कोई ऐसी वैल्यू लिखी हुई हो हेलो, और इसको अब आप कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे ये स्ट्रिंग है, अब इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो इंट के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी कि ये इंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर ये 10 होता और तब मैं इसको रन कराती तब भी हमारे पास यहाँ पे दिक्कत ही आती, क्योंकि हमारे पास जो डेटा टाइप है उससे अगर हमें यहाँ पे से कन्वर्ट करना है इंट के अंदर, बिकॉज ऑफ ये स्ट्रिंग ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। जैसे इससे निकालूंगी ये यहाँ पे फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, बट स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ हमारे बेसिक फंक्शंस थे जिससे कि हम एरे को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे शेप, जो कि बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रोज कॉमा कॉलम्स। उसके बाद नंबर ऑफ नेस्टेड वैल्यूज, लेंथ बताएगा। अगर कोई नेस्टेड वैल्यू है ही नहीं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देगा। साइज यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टाइप यहाँ पे टाइप ऑफ वेरिएबल, डेटा टाइप यहाँ पे डेटा टाइप ऑफ एरे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे भी हम डेटा टाइप ही बोल सकते हैं कि डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल है और ये हमारा डेटा टाइप ऑफ एरे है। और लास्टली कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे होते हैं इंस्पेक्शन ऑफ एरे, कि अगर आपको आपके एरे को इंस्पेक्ट करना हो तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। Hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech.
तो गाइस पिछले सेशन के अंदर हमने कवर किया कि कैसे हम एरेज को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो कि हम दो एरेज के बीच में परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यहाँ पे मतलब हुआ कि जैसे कोई भी डायरेक्ट ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना हुआ, जैसे कि आपको वैल्यूज को ऐड कराना है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कराना है, उनकी पावर लगानी है, अगर उनका स्क्वायर रूट निकालना है, एक्सपोनेंशिएशन लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं नंपाई एरे से कुछ फंक्शंस का। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी भी कर दूं किसी दो एरेज के बीच में, तब भी वो हमें यहाँ पे आउटपुट दे देगा, और np डॉट सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शंस भी लगाऊं तो भी ये हमें आउटपुट दे देगा। तो दोनों चीजें हमारे पास है, हम ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं और हम यहाँ पे फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए भी हमारे पास फंक्शन है, एक्सपोनेंशिएशन के लिए भी है, स्क्वायर रूट के लिए भी है, एंड एक्सपोनेंशिएशन हमारे पास है और पावर भी हमारे पास है। तो इनका हम यूज कर सकते हैं। कैसे नहीं यूज करना है वो जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ numpy को एज np। वंस numpy हैज बीन इंपोर्टेड, इसके बाद हमें यहाँ पे एक एरे क्रिएट करना है। तो एरे क्रिएट करने के लिए मैं arr इज इक्वल्स टू np डॉट एरे क्रिएट कर लेती हूँ। इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज पास कर देंगे। इसको एक arr1 बोल लेते हैं और दूसरा हमारे पास arr2 हो जाएगा, जिसके अंदर अगेन हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। अब मुझे यहाँ पे अगर प्रिंट कराना है इन दोनों का एडिशन, दैट a प्लस बी, तो हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी है ही नहीं, हमारे पास arr1 है एंड हमारे पास arr2 है। हमारे पास अब इनका एडिशन निकल के आ जाएगा, दैट इज 30 प्लस 30 इज 60, 40 प्लस 20 इज 60, 60 प्लस 10 इज 70 एंड देन 40, 30 सो ऑन। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ np डॉट एडिशन, एडिशन भी किसका, arr1 arr2 का। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ np डॉट ऐड, ऐड किसको करना है, arr1 एंड arr2 को, तो तब भी मैं इसको रन कराती हूँ तो भी मेरे पास यहाँ पे सेम ही आउटपुट निकल के आ रहा है। इस तरह से हम numpy एरेज को ऐड कर सकते हैं। बट अब नाउ व्हाट इफ कि ये हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे होते, ये दोनों ही हमारे पास एक 2D एरेज होते, उस केस में यहाँ पे क्या होता वो देखते हैं। सो अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 60 60 30 30 60 60 30 30, हमारे पास दोनों यहाँ पे सिमिलर ही आउटपुट्स निकल के आ रहे हैं कि यहाँ पे भी ये इसी तरह से ऐड हो रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे ऐड के अंदर पास कर दूँ एक्सिस इज इक्वल्स टू 1, सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एडिशन निकल के आ सकता है। सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो यही सेम एरेज हम यहाँ पे ले सकते हैं एंड इसे मैं एक नया सेल क्रिएट करती हूँ और यहाँ पे मैं लगाऊंगी प्रिंट arr1 माइनस arr2। तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज निकल के आएंगी। ये 1D होता तब भी हमारे पास इसी तरह से वैल्यूज निकल के आती। और अगर हम यहाँ पे लिखें np डॉट सब्ट्रैक्ट, जिसमें हम पास करें arr1 arr2, तो भी हमारे पास ये वेरी सेम वैल्यूज निकल के आएंगी। सेम गोज फॉर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कि अगर हम यहीं पे ही, मैं इसके बीच में लगा देती हूँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी हम लगाते हैं मल्टीप्लाई, तो भी हमारे पास यहाँ पे सेम ही आउटपुट आएगा एंड डिवाइड के लिए भी हमारे पास यहाँ पे सेम ही आउटपुट आएगा, जिसके लिए हमें स्लैश एंड डिवाइड का यूज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों के अंदर सेम ही आउटपुट है। तो ये हमारे पास ऑपरेशंस भी हो गए एंड हमारे पास फंक्शंस भी हो गए कि हम ऑपरेशन से भी यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, या फिर हम फंक्शंस का यूज करते हुए भी ये सेम चीजें करवा सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मुझे यहाँ पे, ये तो हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस हो गए, अगर मुझे यहाँ पे कुछ और फंक्शंस लगाने हैं, जैसे कि अगर हमें यहाँ पे लगाना है कोई भी एक एरे है, हमारा arr1 ही है, ठीक है। सो इसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे ले लेती हूँ। लेट्स सी ये हमारा arr1 है और हमारे पास arr2 के अंदर है np डॉट एरे और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3। मैं प्रिंट कराती हूँ यहाँ पे arr1। सो यहाँ पे हम इसे अब जैसे ही लगाते हैं प्रिंट np डॉट पावर, पावर किसकी लगानी है, arr1 arr2 की। तो हमारे पास यहाँ पे 30 की पावर 3 है और इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा एक एक वैल्यूज हटा दूँ तो इन सब की यहाँ पे पावर निकल के हमारे पास आ जाएगी। सिमिलरली अगर यही एरेज मैं पास कर दूँ, इसी एरे को लेते हैं एक नए यहाँ पे सेल के अंदर। सो
ARR1 इज इक्वल्स टू NP डॉट एरे, एंड मैं कुछ यही वैल्यूज़ अगर यहाँ पे पास कर देती हूँ एंड प्रिंट करके मैं इसका निकालती हूँ NP डॉट SQRT स्क्वायर रूट ऑफ ARR1। एक्चुअली ये यहाँ पे हमारे पास क्योंकि क्यूब में वैल्यू थी, चलो इसका एक बार स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर ले लेती हूँ कि इन सब का स्क्वायर वैल्यू हमारे पास आ गई, और इन्हीं वैल्यूज़ को मैं वापस जब यहाँ पे प्लॉट करती हूँ और इनको रन कराते हैं तो हमारे पास इनका भी स्क्वायर रूट निकल के 3, 4, 2, 1 यही वैल्यूज़ निकल के आएंगी। अब आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं ये फ्लोट में निकल के आ रही हैं। तो अगर आप इसका डेटा टाइप लेटर चेंज करना चाहें तो एस टाइप का यूज़ करते हुए आप इसका डेटा टाइप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम डिफरेंट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस एंड ऑपरेशंस दोनों का ही हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको यहाँ पे ऑपरेशंस लगाने आप ऑपरेशंस लगा सकते हो, अगर आपको यहाँ पे फंक्शंस का यूज़ करना है numpy के तो आप यहाँ पे फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, पिछले सेशन के अंदर हमने कवर किया कि कैसे हम numpy की हेल्प से मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा सकते हैं या फिर मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो गिवन एरेज हैं तो उनको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास एक सिंगल एरे है और उसे हमें स्प्लिट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप डीप डाइव करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ आपको मिलती है 2 डेमो क्लासेस भी फ्री। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमें ये पता है कि जब भी हम लिस्ट यूज़ करते थे तो ए के अंदर मैंने यहाँ पे कोई भी लिस्ट लिखी और बी के अंदर मैंने यहाँ पे कोई भी लिस्ट लिखी। अगर मैं इसको प्रिंट करा दूँ a प्लस बी तो ये मेरे पास ज्वाइन होके या कॉन्केटेनेट होके आ जाती थी। अब यही ऑपरेशन अगर मैं एरेज में लगाऊं तो हमने लास्ट ही सेशन के अंदर देखा है कि ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लग जाता है और ये तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे एक दूसरे से प्लस हो जाएंगे। तो फिर इसके लिए हमारे पास numpy के अंदर होता है मेथड टू कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट का मतलब है दो एरेज को ज्वाइन करना। फॉर एग्जाम्पल ARR1 नाम से अगर मैं कोई एरे क्रिएट करती हूँ जिसके अंदर मैं कुछ ऐसी वैल्यूज पास करती हूँ जैसे सिमिलर टू अबव वैल्यूज पास करते हैं। लेट्स से मेरे पास है 30, 40, 50 एंड ARR2 के अंदर है मेरे पास NP डॉट एरे जिसमें मैं पास करूँगी 5, 5, 3। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एनक्लोज कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ NP डॉट कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट करना है, किसको करना है कॉन्कैटिनेट? ARR1 को ARR2 से। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में एरर आएगा क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे numpy को नहीं डिफाइन किया है। से इम्पोर्ट numpy एज NP करते हैं और यहाँ पे पास करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ये वैल्यूज़ को कॉन्कैटिनेट करके देता है कि आप यहाँ पे दोनों एरेज आपके पास कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड कॉन्कैटिनेट करने से हमारे पास दी एग्जैक्ट सेम वैल्यू जो कि ऊपर की तरफ थी वो नीचे पे आ जाएगी। बट ये यहाँ पे हमारे पास लिस्ट थी, नीचे हमारे पास कॉन्कैटिनेट होके एरे यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर भी हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस यहाँ पे दो एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और एक वर्टिकल, यानी जैसे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है वैसे ही, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जब भी हम डेटा पे वर्क करेंगे डेटा हमारा 2 डायमेंशनल होता है जिसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम होती हैं। तो यहाँ पे भी हमें डायमेंशनली ही डेटा मिलेगा और एक्स एंड वाई एक्सिस हम यहाँ पे लगा सकते हैं जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस को डिफाइन करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एक सेल ले लेती हूँ, इसमें भी हम कुछ इसी तरह से लिखते हैं कि प्रिंट NP डॉट कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट करना है ARR1, ARR2 को, बट कॉमा लगा के किस एक्सिस पे कॉन्कैटिनेट करना है। मैं यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल्स टू अगर 1 पास करूँगी, पर किस एक्सिस पे करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी हमारे पास यहाँ पे एक ही एक्सिस है, एक ही एक्सिस यानी कि यहाँ पे ये वर्टिकली कॉन्कैटिनेट हो सकते हैं और तो कोई तरीका है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं कॉमा यहाँ लगा देती हूँ और एक्सिस पास करती हूँ 0, तो आप यही का यही आउटपुट मिल जाएगा। 1 पास करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे एरर आएगी, रीज़न बीइंग कि अगर अब मैं इसको यहाँ पे 2D एरे बना दूँ
और यहाँ पे मैं पास कर देती हूँ 10। यहाँ पे इसको भी हम 2D एरे बना देते हैं और इसको भी रन कराते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे एक्सेस 1 करते ही ये किस तरह से कॉन्कैटिनेट हुआ है कि 30, 40, 5 एंड 5, 50, 10, 3 एंड 3 एक एरे के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेस चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पे 0 अगर मैं एक्सेस लिखती हूँ तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे ये हुआ है 30, 40, 50 एंड 10, यानी कि पहले हॉरिजॉन्टल पूरी की पूरी वैल्यूज एंड देन ये नेक्स्ट वैल्यूज पूरी की पूरी। तो इस तरह से कॉन्कैटिनेट हुआ है। बट यहाँ पे किस तरह से हुआ है 30, 40, 5, 5, 50, 10, 3, 3, इस तरह से कॉन्कैटिनेट हुआ है। तो ये दो मेथड्स हैं हमारे पास। अब इन्हीं के एक्सटेंशन में कुछ और ये जिस तरह से कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेट अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ तो एक और मेथड है मेरे पास np.hstack। हॉरिजॉन्टल स्टैक लगाना है किसके ऊपर, ARR1, ARR2 के ऊपर, और इसको भी हम यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टैक में लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 पास करती हूँ तो जो आउटपुट मेरे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आ रहा है वही आउटपुट यहाँ पे भी आएगा। कि एच स्टैक अगर आपको लगाना है, एच स्टैक का मतलब हॉरिजॉन्टल स्टैक यहाँ पे होता है कि आपने कॉन्कैटिनेट तो करा दिया बट हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेशन। अब जिस तरह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टैक है, हॉरिजॉन्टली ये जो कॉन्कैटिनेट कर रहा है, सिमिलरली वर्टिकल स्टैक भी होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे प्रिंट np.vstack। vstack का मतलब वर्टिकली स्टैक करना है किसको, ARR1, ARR2 को। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे वर्टिकल कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो दो तरीके के हमारे पास कॉन्कैटिनेशन मेथड हो गई, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। अगर आप कॉन्कैटिनेट करके एक्सेस 1 पास कर दोगे तो भी ये हॉरिजॉन्टल दे देगा, और अगर आप कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पे 0 पास कर दोगे तो ये वर्टिकल दे देगा। या फिर अगर आपको डायरेक्टली इनके अंदर एक्सेस के अंदर कंफ्यूजन रहे तो उस केस में आप hstack या फिर vstack का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज कॉन्कैटिनेट हो सकती हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट करने की बात करूँ कि अगर मुझे वैल्यूज को स्प्लिट करना हो तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जैसे अगर मेरे पास कोई भी एरे है, लेट्स से हम एक छोटा सा यहाँ पे एरे क्रिएट कर लेते हैं, a = np.array, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज पास कर देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज पास कर दी हैं। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ np.array को हमें स्प्लिट करना है तो स्प्लिट एरे लगाएंगे। स्प्लिट एरे नाम का एक फंक्शन होता है जिसमें हम a और कहाँ से स्प्लिट करना है, मान लो मुझे 3 से स्प्लिट करना है तो यहाँ पे स्प्लिट एरे की जगह पे एरे स्प्लिट आएगा। तो एरे को स्प्लिट करना है, कहाँ से करना है, एक a से मुझे a यहाँ पे मुझे पास करना है कि a मेरे पास यहाँ पर है। 3 का मतलब यहाँ पे हुआ, 3 से मतलब कि 3 नंबर ऑफ एरेज के अंदर मुझे इसको स्प्लिट करना है। अब अगर मैं इसका कोई सा भी इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहती हूँ इसको कोई वेरिएबल का नाम दे देते हैं, जैसे कि b ले लेते हैं, b पास करते हैं और b का मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर 1, यानी कि सेंटर वाला, कि 30, 40 तो चाहिए ना, ये 30, 40 निकल के आने चाहिए, तो 30, 40 निकल के आ गए। तो 3 एरेज में कन्वर्ट हो गया और बीच का एलिमेंट लाना है, लास्ट का लाना है, फर्स्ट लाना है, तो इस तरह से हम स्प्लिट करके लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास एरे के अंदर स्प्लिट मेथड हो गया। ठीक है, जिससे कि हम एरेज को स्प्लिट कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में स्प्लिट करना है। आपको 4 पार्ट में स्प्लिट करना है तो आप 4 में स्प्लिट कर सकते हो। और ये कुछ दिखेगा कुछ इस तरीके का प्रिंट भी। तो पहले 2 एलिमेंट्स एज इट इज, तीसरे एलिमेंट में यहाँ पे 10 और 10 लग जाएगा। 5 अगर कर देती तो पहले 2 एलिमेंट्स चले जाएंगे, फिर उसके बाद बाकी के एक एक सिंगल वैल्यूज चली जाएंगी। तो ये अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह से भी स्प्लिट कर सकता है। सपोज यही हमारे पास 2D एरे होता और फिर मैं बोलती कि भाई इसको तुम स्प्लिट करो 3 पार्ट्स के अंदर, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास जाता कि पहले पार्ट में ये रही वैल्यू, दूसरे पार्ट में ये रही वैल्यू, तीसरा एक खाली चला गया हमारे पास। अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में स्प्लिट करने को बोलती तो भी हमारे पास ऐसा ही कुछ होता कि 2 एरेज निकल के आ गए, एक खाली और दूसरा भी यहाँ पे खाली एरे हमारे पास निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको बेटर, अगर हमें स्प्लिट करना है तो हम 2 एरेज के बीच में इसको स्प्लिट कर सकते हैं कुछ इस तरह से स्प्लिट का यूज़ करते हुए। तो स्प्लिट का काम इतना सही है, कोई बहुत ज़्यादा खास इसका यूज़ आएगा भी नहीं डेटा एनालिटिक्स के अंदर, बट जस्ट इन केस अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए तो स्प्लिट का यूज़ किया जाता है एरेज को
2 पार्ट्स में या जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर आप स्प्लिट करना चाहते हैं उसके लिए। सो गाइस, इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम numpy एरेज के अंदर किसी भी एलिमेंट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस, ऐड करना वैसे ही हमारे पास है जैसे हम लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करते थे, वहाँ पे हम अपेंड का यूज़ करते थे या इंसर्ट का यूज़ करते थे, और डेटा को रिमूव करने के लिए जैसे हम रिमूव का यूज़ करते थे, सिमिलर मेथड्स हमारे पास यहाँ पर है कि जैसे अगर आपको लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू को ऐड करना होता था बट लास्ट इंडेक्स पे, तो उसके लिए हम अपेंड का यूज़ करते थे। अगर कहीं बीच में हमें उसे इंसर्ट करना होता था तो हम इंसर्ट नाम के फंक्शन का यूज़ करते थे। जैसे यहाँ पे भी हमारे पास इंसर्ट है, इंसर्ट करना है ए एरे के अंदर किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है और क्या वैल्यू वो इंसर्ट करना है, हम वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। np.delete की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको आइटम्स को डिलीट करने हैं एक एरे के अंदर से तो आप इस तरह से इसे डिलीट कर सकते हैं। अपेंड के बारे में खास चीज़ कि जब भी आप वैल्यूज़ को अपेंड करोगे तो अगर वो डेटा 2D के अंदर है तो वो ऑटोमेटिकली 1D में कन्वर्ट होकर वैल्यूज़ को अपेंड कर देगा। अब कैसे इनको यूज़ करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ numpy को एज np। वंस हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाली हूँ एक एरे दैट a इज इक्वल्स टू np डॉट एरे। एरे के अंदर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20, 40, 60, 80। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट np डॉट अपेंड, अपेंड करना है किसके अंदर, ए के अंदर। क्या अपेंड करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे 90 अपेंड करना चाहती हूँ। जैसे ही मैं इसे प्रिंट कराऊंगी यहाँ पे 90 मेरे पास अपेंड हो जाएगा। अब मान लो यही डेटा मेरे पास 2D के अंदर होता और यहीं पे मेरे पास 2 ब्रैकेट्स होते, तब मैं यहाँ पे ये 90 ऐड कराती, तब भी यहाँ पे ये ऐड हो पा रहा है। कैसे ऐड हो पा रहा है कि पहले ये डेटा कन्वर्ट हो रहा है 1 डायमेंशन के अंदर और उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ को ऐड करा पा रहे हैं। अगर आप यहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 90, 100 पास कर देंगे तो यहाँ पे 90 और 100 भी क्रिएट होके आ जाएगा। इस तरह से हमारा अपेंड मेथड यहाँ पे वर्क करता है। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे बात करूँ कि मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ को इंसर्ट कराना है इंस्टेड ऑफ अपेंड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी प्रिंट np डॉट इंसर्ट। अब पहले अगर मैं यहाँ पे 1D डेटा ले लूँ, सो मैं यहाँ से कुछ ब्रैकेट्स हटा देती हूँ और इस डेटा को हम 1D कर देते हैं। सो पहले अगर मैं यहाँ पे 1D डेटा ले लेती हूँ, इंसर्ट करना है किसके अंदर, ए के अंदर, किस इंडेक्स पे करना है, लेट्स से 1 इंडेक्स पे मुझे इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, लेट्स से मुझे 40 या 50 ले लेते हैं, तो 50 मुझे इंसर्ट करना है। तो 0 के बाद 1 इंडेक्स पे मेरे पास यहाँ पे 50 इंसर्ट हो जाएगा। तो जब भी हमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले एरे पास करेंगे, उसके बाद सेकंड पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स होगा, थर्ड पैरामीटर यहाँ पे वैल्यू होगी। अगर हम यहाँ पे भी मेंशन करें तो एरे कॉमा इंडेक्स कॉमा वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे बात करूं कि यही एरे हमारे पास 2D एरे होता तो उस केस में यहाँ पे क्या होता, उस केस में अगर मैं यहाँ पे 50 को इंसर्ट करा रही हूँ, तो पहले मैं यहाँ पे इसे रन कराती हूँ, फिर मैं इसे यहाँ पे रन कराती हूँ, तो भी हमारे पास यहाँ पे 1 इंडेक्स के ऊपर आ रहा है। अब मान लो कि तुम्हें इंसर्ट तो कराना है बट कुछ इस तरह से इंसर्ट कराना है कि 50, 60 ये तुम्हें इंसर्ट कराना है। तो यहाँ पे अगर तुम डिफाइन कर दोगे कि एक्सेस इज इक्वल्स टू 1, तो कुछ इस तरह से 50 एंड 60 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। हम डायरेक्टली अगर यहाँ पे पास करेंगे तो ये 1D लिख के आएगा, बट अगर हम यहाँ पे एक्सेस पास कर देते हैं तो अब हमारे पास 50, 60 इस तरह से यहाँ पे 1 एक्सेस पे आ गए हैं। अगर यही एक्सेस में 0 पास कर देती तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट हो जाती कि रो वाइज हमारे पास यहाँ पे 50 एंड 60 आ जाता। सो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं अगर हम एक्सेस भी यहाँ पे पास करते हैं। सेम गोज़ फॉर 3D, बट 3D के अंदर हम यूजुअली एनालिटिक्स के अंदर 3D डेटा देखने को हमें नहीं मिलेगा, हमें 2D या फिर 1D डेटा देखने को मिलेगा। सो 1D में हम इंसर्ट देख चुके हैं और अब अगर 2D के अंदर आपको डेटा को इंसर्ट करना है तो उस केस में आप यहाँ पे np डॉट इंसर्ट लगाएंगे ए। अब यहाँ पे मैं अगर सिंगल वैल्यू पास करती, मान लो 50 पास करती तो दोनों जगह यहाँ पे 50 आ जाता, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सेस तो 0 ही दे रखा है, भरनी तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू है, सिंगल वैल्यू नहीं भराएगी, 2 वैल्यू यहाँ पे फिल होगी। सो फिल तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ही होनी है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 250 ले लेगा। इस तरह से ये वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे कोई और इंडेक्स लेना चाहते हो जैसे 1,3 पे, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि 1,3 पे 50 इंडेक्स चला जाए, तो अच्छा 3 पे नहीं जाएगा, 1,2 पे डाल देते हैं।
सो 1 पे भी हमारे पास चला गया और 2 पे भी यहाँ पे हमारे पास चला गया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज जा सकती है कि अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल इंडेक्सेस पे कोई वैल्यू पास करानी है तो आप उस लोकेशन पे उस इंडेक्स पे वैल्यूज को ऐड कर सकते हो। सो ये हमारे पास इंसर्ट का मेथड हो गया। अब हमने ये तो देख लिया कि डेटा में हम कैसे अपेंड कर सकते हैं या फिर डेटा के अंदर हम कैसे वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि डेटा के अंदर से मुझे वैल्यूज़ को डिलीट करना है, इन दैट केस हम यहाँ पे कैसे डिलीट करेंगे? तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे np डॉट डिलीट करना है कौन से इंडेक्स में से, ए अरे में से 1 को अगर मुझे डिलीट करना है तो आप यहाँ पे देखोगे कि ए में से मेरे पास यहाँ पे 1 डिलीट हो जाएगा, यानी कि 20, 50 एंड 80 मेरे 20, 60 एंड 80 मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा। 1 कैसे डिलीट होगा कि यहाँ पे ये 1D बन जाएगा। 1D बनते ही 40 वाला जो एलिमेंट है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, एज ऑफ नाउ प्रिंट कराते हैं ए को, तो मेरा 20, 40, 50, 60, 80 कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी मैंने यहाँ पे क्या पास किया हुआ है, मैंने यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं डिफाइन किया, मैंने बस बोला है कि इंडेक्स 1 चला जाए। तो 20 के बाद 40 हमारा इंडेक्स नंबर 1, देन 60 एंड 80, तो यहाँ से 40 एलिमिनेट हो गया। अब अगर जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सेस डिफाइन कर दूँ कि एक्सेस यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 20 और 40 रह जाएगा और 60 और 80 जो कि आपका एक्सेस 1 है। अगर ऐसे रो वाइज देखा जाए तो पहली रो इंडेक्स नंबर 0, दूसरी रो इंडेक्स नंबर 1। तो रो वाइज अगर हम देखें तो जो हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 पे रो थी यानी कि 60 एंड 80, ये यहाँ से रिमूव हो चुकी है। एक बीच में मैं यहाँ पे गैप दे देती हूँ। सो 60 एंड 80 यहाँ से रिमूव हो गया है। अगर मैंने यही चीज़ 1 दे दी होती तो 40, 80 चला जाता, 20 एंड 60 रह जाएगा। तो आप देख रहे हो 20, 60 रह गया और 40 और 80 की अगर कॉलम वाइज देखें तो 0 पे ये हैं, 1 पे हमारे पास 40 एंड 80 है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ डिलीट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास डिलीट का मेथड होता है कि अगर आपको डिलीट कराना है तो कुछ इस तरह से आप डिलीट का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, पिछले सेशन में हमने कवर किया कि स्प्लिट फंक्शन क्या होता है हमारे numpy एरेज के अंदर। आज हम 3 और फंक्शंस की यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि है सॉर्ट, फिल्टर एंड सर्च। यहाँ पे सॉर्ट का काम क्या होगा, तीनों का काम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सॉर्ट को समझते हैं। यहाँ पे सॉर्ट का काम क्या होगा, जैसे हम पहले हमारे पाइथन के अंदर जमाते आ रहे थे कि किसी भी चीज़ को सॉर्ट करना मतलब क्या होता था, उनको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे जमाना होता था। वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। सॉर्ट का मतलब यहाँ एरेज के अंदर भी हमें क्या करना है, वैल्यूज को सॉर्ट करके लाना है, यानी कि एरेज के अंदर की जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में उनको जमाना है। दूसरा है यहाँ पे फिल्टर। फिल्टर का काम क्या होता है, फिल्टर का काम होता है नया एरे क्रिएट करना एग्जिस्टिंग एरे से, उसके एलिमेंट्स को फिल्टर करके। तीसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पे सर्च। सर्च मेथड हमें क्या करेगा, अगर हमारे पास कोई एरे है और उसमें कोई भी एलिमेंट है उस जिसका इंडेक्स हमको फाइंड करना है, तो सर्च मेथड हमें यहाँ पे उसका इंडेक्स फाइंड करके देगा। चलिए गाइज, एक एक करके इन तीनों मेथड्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सॉर्ट की। तो गाइज यहाँ पे सॉर्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इम्पोर्ट numpy एज np। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक एरे क्रिएट करूंगी, दैट एरे इज इक्वल्स टू np डॉट एरे, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे कुछ वैल्यूज, जैसे कि 2, 3, 4, 5 एंड 6। अच्छा, ये तो सॉर्टेड ऑलरेडी है ना, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अनसॉर्टेड वैल्यूज देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देती हूँ 7, 8, 4, 12, 9। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सॉर्टेड नहीं है। अब इसके बाद इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ इतना से लिखना है कि प्रिंट np डॉट सॉर्ट, और किसको सॉर्ट करना है वो यहाँ पे पास कर देंगे कि हमको ar को यहाँ पे सॉर्ट करना है। सो इसको अगर हम रन कराते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि हमारे पास जो वैल्यूज है, नया जो एरे बन के आया है यहाँ पे, वो क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है, यानी कि 4, 7, 8, 9, 12 यहाँ पे एरे क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड है, यानी कि जमे हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। वहीं एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे मैं कॉमा लगा के एक और एरे पास कर दूं, लाइक 2, 8, 5, 1, 3, एंड इसको मैं 2D एरे बना देती हूँ। सो 2D के अंदर भी ये चीज़ हमारी वर्क करती है। कैसे वर्क करती है, सिर्फ इतना सा करना है कि हमें इसको रन करा देना है ऐसे एज इट इज़, और ये दोनों रोज को क्या करेगी, दोनों रोज को यहाँ पे सॉर्ट करके दे देगी हमें। तो आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट रो है ये भी सॉर्टेड है हमारे पास, एंड जो सेकंड रो है हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 5, 8, ये भी यहाँ पे क्या है, सॉर्टेड है। सो इस तरह से हमारे जो दोनों रोज है यहाँ पे सॉर्टेड है। तो सॉर्ट का फंक्शन सिर्फ इतना सा काम करता है कि यहाँ पे एलिमेंट्स को सॉर्ट करके देता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सर्च की, कि सर्च यहाँ पे कैसे वर्क करता है। सर्च को समझने के लिए मैं फिर से एक यहाँ पे एरे क्रिएट कर लेती हूँ, दैट np डॉट एरे
एंड यहाँ पे मैं पास कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वैल्यूज, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3,4,1,8 एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे सर्च करना है। तो एस हम यहाँ पे लिखेंगे s इज इक्वल्स टू np डॉट। अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो हमने जब SQL एंड माई SQL पढ़ा था तो उसके अंदर हमारे पास क्या था, उसके अंदर हमारे पास सर्च के लिए वेयर का ऑप्शन था, यानी कि हम वेयर का यूज करते हुए कोई भी चीज को सर्च करते थे कि जहाँ पे ये चीज ये हो, राइट। वहीं यहाँ पे भी यही चीज होने वाली है कि वेयर, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर। वेयर के बाद यहाँ पे क्या करना है, वेयर एरे के अंदर जो वैल्यू है वो है लेट्स से 4। कहाँ पे हमें सर्च करना है, जहाँ पे एरे के अंदर वैल्यू है 4, और उसके बाद प्रिंट करा देंगे किसे, इस एस को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। सो इसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा कि यहाँ पे इसका जो इंडेक्स है, बेसिकली इंडेक्स क्या है इसका, 1 है। 4 का इंडेक्स 1 है, हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 0 इंडेक्स पे 3 है, 4 जो है वो 1 पे है, देन 2, देन 3, देन 4, इस तरह से यहाँ पे इंडेक्सिंग हो रही है। तो चाहे तो हम यहाँ पे वैल्यू इस तरह से ले सकते हैं कि AR इज इक्वल्स टू 4, या फिर आप चाहें तो अगर आपको वैल्यूज चाहिए कि मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स 2 से डिविजिबल हैं वो आ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि जहाँ पे AR यानी कि हमारे एरे को अगर हम डिवाइड करें 2 से और हमारे पास रिमाइंडर आए 0, तो उन एलिमेंट्स का मुझे इंडेक्स चाहिए। तो वो एलिमेंट्स कौन कौन से, सबसे पहली बात तो यहाँ पे 4 ऐसा एलिमेंट है, मतलब अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। 8 ऐसा एलिमेंट है जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 1 है कि दैट इज 0 एंड 1, तो 4 का इंडेक्स 1 एंड 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 भी आ गया हमारे पास, दोनों के इंडेक्सेस यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑपरेशंस का भी यूज करते हुए सर्च कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे जरूरी नहीं एक ही वैल्यू सर्च करें, आप मल्टीपल वैल्यूज को भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एक और फंक्शन होता है इसके अंदर सर्च सॉर्टेड। सर्च सॉर्टेड को हम समझते हैं कि यहाँ पे सर्च सॉर्टेड के लिए क्या चीज होनी जरूरी है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो यहाँ पे सॉर्टेड होनी जरूरी है। तो सॉर्ट कर देते हैं इन वैल्यूज को। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरह से वैल्यू लिख देती हूँ एंड इसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम सर्च सॉर्टेड। सो ऐसे इसका नाम लिख देती हूँ मैं एंड np डॉट सर्च सॉर्टेड। सर्च सॉर्टेड में मैं क्या पास कर दूंगी, यहाँ पे सर्च सॉर्टेड में हम यहाँ पे पास कर देंगे AR यानी कि हमारे एरे का नाम, और उसके बाद किस वैल्यू को हमें यहाँ पे सर्च करना है। सो लेट्स से मुझे यहाँ पे 2 को सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे 2 पास कर दूंगी। ओके, प्रिंट में हमें S नहीं डबल S यहाँ पे लिखवाना है। सो इसके बाद अब दोबारा हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स क्या आ जाएगा, इसका 1 इंडेक्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर 5 का इंडेक्स जानना है तो 5 के इंडेक्स के लिए हम यहाँ पे 5 लिख देंगे एंड इसको रन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 5 का इंडेक्स क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4। तो गाइस यहाँ पे सर्च सॉर्टेड भी आई होप क्लियर हो गया होगा। सर्च सॉर्टेड में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा जो एरे होता है, एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से हमें सर्च सॉर्टेड यहाँ पे काम करके देगा। लास्टली अब हम बात करते हैं फिल्टर की कि फिल्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिल्टर को समझते हैं कि फिल्टर यहाँ पे क्या करके देगा। तो एक एरे में यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ फिल्टर के लिए। सो गाइज नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फिल्टर। फिल्टर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्टर का मतलब होता है कि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग एरे है तो उससे हम नया एरे क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, np डॉट एरे बनाते हैं AR के अंदर, दैट AR इज इक्वल्स टू np डॉट एरे एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास कर रही हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ले लीजिए वैल्यू है 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए नए एरे में क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे नया एरे के लिए, फिल्टर्ड एरे के लिए FA नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ। FA इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना रही हूँ जिसमें मुझे यहाँ पे चाहिए कि 20 वैल्यू चाहिए एंड 40 चाहिए, यानी कि इवन वाले नंबर्स जो है, मतलब दोनों है तो चार ही इवन, यानी कि फर्स्ट लेटर जिनका इवन हो वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं लिख दूंगी यहाँ पे ट्रू। तो बूलियंस ऑपरेशन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि जहाँ पे मुझे जो वैल्यू चाहिए, मतलब जो जो वैल्यू चाहिए उसके लिए ट्रू लिख देंगे, बाकियों के लिए फॉल्स लिख देंगे। तो यहाँ लिख दूंगी मैं फॉल्स, कॉमा ट्रू अगेन एंड लास्टली फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक और वेरिएबल बनाना है। न्यू नाम से मैं, एक न्यू एरे है तो नया नाम से मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ। उसके अंदर क्या पास करना है, AR और स्क्वायर ब्रैकेट में FA हम लिख देंगे। प्रिंट कराएंगे किसे, न्यू को, दैट मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी न्यू को एंड इसके बाद इसको रन कराते हैं। सो रन कराने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे जो 2 एलिमेंट्स चाहिए थे इस एरे से वो नए एरे के अंदर हमारे पास आ चुके हैं, दैट इज 20 एंड 40।
वहीं एट द सेम टाइम अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा होता तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलता, कौन सा, फर्स्ट वाला, दैट इज 20। तो जिसके लिए भी आप ट्रू लिखेंगे, जिस भी एलिमेंट के लिए आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे वो एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। एक चीज का यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे 4 अगर एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे भी 4 ही वैल्यूज होनी चाहिए, यानी कि 4 टाइम्स ही ट्रू फॉल्सेस हमारे यहाँ पे आने चाहिए। तो इस चीज का यहाँ पे काफी ध्यान रखना है। सो एक तरीके का तो गाइस ये हो गया। दूसरा एक और तरीका हम यहाँ पे समझते हैं इसको करने का। सो मैं यहाँ पे इसको कॉमेंट्स में ऐड कर देती हूँ। तो गाइस ट्रू फॉल्स की जगह इस बार मैं यहाँ पे क्या करूंगी, फिल्टर एरे फिर से बनाएंगे। फिल्टर एरे के अंदर मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ कि हमारा जो एरे है ये वाला, इसके अंदर जो वैल्यूज ग्रेटर देन 35 हो वो हमारे फिल्टर एरे के अंदर आ जाए। उसके बाद यहाँ पे न्यू फिर से मैं बनाऊंगी। न्यू के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, AR, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे FA। प्रिंट कराएंगे किसे, न्यू को। एंड इसके बाद अगर हम इसको रन कराते हैं तो ग्रेटर देन 35 हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 40 एंड 50 है। सो 40 एंड 50 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे कोई और ऑपरेशन भी लगा सकते हैं कि जैसे मैंने पहले लगाया था कि AR को अगर हम डिवाइड करें 2 से और रिमाइंडर आए 0, तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, इनके पीछे से जीरोस हटा देती हूँ ताकि यहाँ पे ऑड इवन नंबर्स बन जाए। अब इसको रन कराएंगे हम तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 2 एंड 4 आ जाएंगी। यहाँ पे रिमाइंडर अगर 1 चाहिए होता तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आती, 3 एंड 5 यहाँ पे वैल्यूज आती है। तो इस तरह से भी यहाँ पे फिल्टर हो सकता है। तो गाइस पिछले सेशन में हमने देखा कि कैसे हम numpy एरेज के अंदर सॉर्ट कर सकते हैं, वैल्यूज को सर्च कर सकते हैं, फिल्टर करके लेके आ सकते हैं। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें डेटा के अंदर से एग्रीगेट फंक्शंस लगाने हैं, डेटा पे अगर हमें एग्रीगेट वैल्यूज को निकालना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक सैम्पल एरे बना लेती हूँ। दैट एरे इज इक्वल्स टू इंपोर्ट करते हैं पहले तो numpy को एज np, एंड यहाँ पे आपका बन जाएगा एरे, दैट a इज इक्वल्स टू np डॉट एरे। अब यहाँ पे एरे के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज पास कर दी लेट्स से। उसके बाद मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे निकालना चाहती हूँ इसका सम, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी a डॉट सम np डॉट सम ऑफ a। मेरे पास यहाँ पे सम निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे इस एरे के अंदर से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे लगाएंगे np डॉट मिनिमम ऑफ a। तो हमारे पास 20 ऐसी वैल्यू है जो कि सबसे मिनिमम है। प्रिंट np डॉट मैक्सिमम ऑफ a, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। प्रिंट np डॉट, अगर मैं यहाँ पे काउंट लगाती हूँ, काउंट ऑफ a लगाऊंगी, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मॉड्यूल numpy हैज़ नो एट्रीब्यूट काउंट। तो अगर आपको यहाँ पे वैल्यू को काउंट करना है तो उस केस में हमने जहाँ पे फर्स्ट सेशन के अंदर देखा था साइज नाम का पैरामीटर, जिससे हमें पता चल गया था कि कितनी वैल्यूज़ है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे साइज का यूज़ करके नंबर ऑफ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे यहाँ पे चाहिए प्रिंट np डॉट, अभी थोड़ा स्टैटिस्टिकल मेथड भी है बट यहाँ पे हम मीन भी निकाल सकते हैं। सो मीन ऑफ a, सो हम स्टैटिस्टिक्स में भी मीन को कवर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो वहाँ पे मीन, मोड, मीडियन को ब्रीफली कवर करेंगे। फिलहाल के लिए मीन यहाँ पे यानी कि हमारी एवरेज वैल्यू को निकालता है। सो अगर हमारे पास पूरा जो डेटा है इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये हमारे पास मीन वैल्यू है। प्रिंट np डॉट कम सम ऑफ a, एंड यहाँ पे अगर मैं a पास करती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास निकल के आया है क्यूमुलेटिव सम। अब ये क्यूमुलेटिव सम यहाँ पे क्या है, अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो 20 पहली वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे 40, बट 40 प्लस 20 यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू है। नेक्स्ट वैल्यू 60 होनी चाहिए बट 60 प्लस 40 प्लस 20 हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू है, एंड नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 70 के एडिशन के अंदर तीनों वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मतलब तीनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो इसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव सम। अब जैसे क्यूमुलेटिव सम होता है वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट भी होता है। जैसे मैं यहाँ पे कंप्रोड अगर लिखती हूँ क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट ऑफ ए, तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज निकल के आती है, हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट होता है। ये तो बात हो गई कि जब हमारे डेटा जो था यहाँ पे ये वन डिमेंशनल डेटा था। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलूँ कि लेट्स से यहाँ पे एक a नाम का डेटा है जिसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ पड़ी हैं, लेट्स से 100, 150, 199, 200,
250 एंड लेट्स से 130 एज वेल। बी नाम का मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर मेरे पास है कुछ क्वांटिटीज़, लेट्स से 10, 50, 30, 100, 40, 30, 10, ठीक है। आई गेस यहाँ पे एक डेटा हमारे पास ज़्यादा चला गया है तो इसको 100 को यहाँ से हटाते हैं, तो दोनों तरफ हमारे पास 6 and 6 डेटा है। पहले वाले को मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ कि ये यहाँ पे प्राइस है। प्राइस मेरे किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर डेटा है, डेटा के अंदर हमारे पास प्राइसेस होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये प्राइस है। अब प्राइस के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे np डॉट एरे बनाते हैं पहले, तो इसके अंदर पास कर दूंगी मैं ए को, और बी के अंदर अगेन हम बी यानी कि क्वांटिटी हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे है कि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो np डॉट एरे, और यहाँ पे हमारे पास बी पास हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं प्रिंट कराऊंगी, प्रिंट प्राइस कॉमा क्वांटिटी, ये कुछ इस तरीके के दिखेंगे, ठीक है। अलग अलग लाइन में अगर आप इनको प्रिंट कराना चाहते हैं, आप अलग अलग लाइन में प्रिंट करा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे कॉमा लगा के स्ट्रिंग के अंदर मैं पास कर देती हूँ \n, तो हमारे पास ये अलग अलग लाइन के अंदर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पे डेटा हो गया कि हमारे पास प्राइस है और क्वांटिटी है। अब लेट्स से मुझे इनके बीच में सबसे पहले प्राइस में से मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, या फिर टोटल मुझे प्राइस जानने हैं कि जितने भी मेरे प्राइसेस लगे हुए हैं उनका सम कितना है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लगाने बैठूंगी कि टोटल का मेरा सम यहाँ पे कितना है, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि ये जो हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे है, ठीक है, तो ये सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्रिंट np डॉट सम ऑफ प्राइस निकालना है। तो टोटल हमारे पास इतना है, बट इससे क्या हमारे पास प्राइस निकल के आएगा। हमारे पास तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो प्राइस गिवन है और हमारे पास जो क्वांटिटी है, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 10, अगर हम देखें कि कोई भी प्रोडक्ट मेरे पास 5 है, ठीक है, और उसकी प्राइस 100 है, मेरे को टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालूंगी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 500 हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे उनका भी पहले मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा, फिर एडिशन लेना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन लेने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये दो एरेज हैं हमारे पास। अभी हमने जस्ट देखा था कि कम सम हमारे पास होता है। अगर मैं यहाँ पे सम की जगह पे क्यूमुलेटिव सम पास कर देती हूँ, क्यूमुलेटिव सम किसके बीच में, प्राइस कॉमा क्वांटिटी के बीच में, तो हमारी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करने के बाद। ये तो किस पे हो रहा है, हमारे पास ये लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सम निकालते जा रहे हैं। एक्चुअली सम भी नहीं, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफाइन करूँगी मैं, ये दोनों तो चीज़ें हो गई, बट यहाँ पे डिफाइन करूँगी मैं एक्सेस इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे एक्सेस 0 पास करती हूँ तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, 100 मल्टीप्लाई बाई 10,000 होता है। 150 रुपये की कोई चीज़ है, 150 मल्टीप्लाई बाई 50 7,500 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे गैप दे दूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो क्यूमुलेटिव सम से मुझे यहाँ पे क्या मिल गया कि मेरी क्वांटिटी जो है उसके अंदर क्या अपडेट हो गया है, उसके अंदर मेरे पास प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी अपडेट हो गया है। यही तो हम करते हैं कि अगर हमारे पास हमें टोटल निकालना है, कहीं पे भी हमारे पास कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे प्राइस गिवन है और यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है, लास्ट में जब मुझे टोटल निकालना होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ठीक है। टोटल निकालने के लिए जैसे प्राइस है, किसी की 50 रुपये है, किसी की 100 रुपये है, किसी की 150 रुपये है, ठीक है। किसी की क्वांटिटी है 3, किसी की क्वांटिटी है 4 और किसी की क्वांटिटी है 2। अब यहाँ पे अगर टोटल निकालना होगा तो पहले तो मैं इनका मल्टीप्लिकेशन निकालूंगी कि 50 मल्टीप्लाई बाई 3 मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 150, 100 मल्टीप्लाई बाई 4 400 एंड 150 मल्टीप्लाई बाई 2 300। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ निकल के आ गई कि ये हो जाएगा हमारे पास 0 एज इट इज़, 5 और 850 मेरे पास यहाँ पे टोटल निकल के आता है। तो ये हमारे पास टोटल किससे निकल के आया कि पहले सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, फिर आपस में ये ऐड होंगी। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट का यूज़ कर लिया, जिससे कि 5 मल्टीप्लाई बाई 3 यहीं पर ही 3 की जगह पर ही 150 अपडेट हो गया, यहाँ पे 400 अपडेट हो गया, यहाँ पे 300 अपडेट हो गया यूजिंग क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, ठीक है। तो कंप्रोड का यूज़ करते हुए यानी कि क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को तो अपडेट कर दिया, अब बस इनके बीच में सम लगाना है। तो सम लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वापस चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे। अभी यहाँ से हमारे पास नीचे वाली वैल्यू क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास हर चीज़ की प्राइस आ गई मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, इसके ऊपर लगाना है सम।
तो सम लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पहले तो इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं ताकि मैं इसको स्लाइस कर पाऊँ। तो सी नाम का वेरिएबल दे देती हूँ इसको मैं, कि सी नाम का ये वेरिएबल है। अभी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट भी कराती हूँ सी को, तो भी ये ऐसा ही दिखेगा, एज इट इज़ मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। अब मुझे इसमें से, ये तो हमारी रो नंबर 1 है। इंडेक्सिंग जब हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था कि रोल वाइज हमारे पास डेटा होता है, तो ये रो नंबर 1 है एंड ये रो नंबर 2 है हमारे पास। तो मुझे यहाँ पे कौन सी रो चाहिए, मुझे यहाँ पे रो नंबर 1 चाहिए। जैसे ही मैं रो नंबर 1 लिखूंगी तो मेरे पास यहाँ पे नीचे वाला डेटा निकल के आ जाएगा। अब इसका मुझे यहाँ पे क्या करना है, डॉट सम लगाना है और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी टोटल 31,270। तो गाइस इस तरह से अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स के अंदर भी डेटा है, जैसे अभी हमारे पास सिंगल वेरिएबल में डेटा था, अगर दो वेरिएबल्स में, यानी कि अगर हम डेटा एनालिटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो अगर दो कॉलम्स के अंदर हमारे पास डेटा है तो उनमें कुछ इस तरह से हम क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट लगा सकते हैं और एग्रीगेट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम मीन निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। काउंट के लिए हम साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्रीगेट मेथड्स होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, बेसिक जिससे हमें डेटा के बारे में पता चलता है। ये हमारे पास हो गया क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट का एक एग्जांपल। क्यूमुलेटिव सम भी कुछ इसी तरह से वर्क करता है कि अगर हमें सम लगाना है तो हम सम भी निकाल सकते हैं। बस इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम्स हैं तो हम उसके अंदर एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिंगल डेटा था, अब इसके ऊपर मैं एक्सेस प्रोवाइड कर ही नहीं सकती क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली ही क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट निकालेगा और क्यूमुलेटिव सम निकालेगा। बट नीचे वाला हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी निकाल सकता है एंड वर्टिकली भी। तो उसके लिए हम यहाँ पे पास करेंगे एक्सेसेस को भी। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं नंपाई के अंदर। बहुत ही बेसिक ये फंक्शंस है बट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये फंक्शंस हैं। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। सो गाइस लास्ट सेशन के अंदर हमने कवर किया कि कैसे हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं इन नंपाई एरे। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का यूज़ करना है तो किस तरह से हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके सारे फंक्शंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप डीप डाइव करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ आपको मिलती है 2 डेमो क्लासेस भी फ्री। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ, इंपोर्ट numpy एज np। हमने कुछ लास्ट सेशन के अंदर हमने मेन वैल्यू यहाँ पे देखी थी जो कि एग्रीगेट वैल्यू के अंदर भी हमने यहाँ पे लिया था एग्जाम्पल। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक एरे बना देती हूँ a = np डॉट एरे, ठीक है। अब इस एरे के अंदर यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे लोगों के रिव्यूज़ हों, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई भी फूड प्रोडक्ट हो, उसकी क्वालिटी यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रही हो। क्वालिटी एज इन कि उसके अंदर फाइबर कंटेंट हो गया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट हो गया, ठीक है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, जैसे कि मान लो कि कोई भी फूड है, ठीक है, लेट्स से एनी बेक्ड फूड, कोई भी बेक्ड फूड है, लेट्स से कि वहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स क्वांटिटी है वो 180 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 180 लेट्स से, या तो मीन वैल्यू है 180 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ऐसा कुछ है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज लूँ कुछ इस तरह से कि 200, 300 एंड 150, 130, 200, 300 अगेन, या फिर 280 इसको ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है कि यहाँ पे लेट्स से 8 प्रोडक्ट्स निकले और उनमें कार्बोहाइड्रेट्स क्वांटिटी इतनी थी, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसका एरे बनाती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बेक्ड फूड। सबसे पहले तो इसकी मीन वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे प्रिंट np डॉट मीन ऑफ बेक्ड फूड। तो जैसे मैं इसे रन कराती हूँ मेरे पास यहाँ पे 202.25 निकल के आ रहा है। चलो ठीक है, ये हमारी यहाँ पे मीन वैल्यू निकल के आ गई। अब सपोज मुझे यहाँ पे इसका मीडियन वैल्यू चाहिए। मीडियन वैल्यू यानी कि ऐसी वैल्यू जो कि सबसे ज़्यादा रीअकर हुई है। मीन का यहाँ पे मतलब होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। सिमिलरली हम मीडियन अगर यहाँ पे लेते हैं कि प्रिंट np डॉट मीडियन यहाँ पे सॉरी रीअकरिंग वैल्यू भी नहीं आएगी बट सेंट्रल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेक्ड फूड की,
इसमें मैं मीडियन लगाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मीडियन यानी कि सेंट्रल वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ रही है 194.0। अभी ये 194.0 किस तरह से निकल के आ रहा है, देखो मीडियन होता है कि आपका जो डेटा है उसको पहले सॉर्ट किया जाता है, उसके बाद जो सेंटर की वैल्यू होती है उसका एवरेज लिया जाता है। अब अगर मैं यहीं पे बात करूँ तो यहाँ पे अगर मेरा डेटा मैं देखूँ तो अगर इसको मैं सॉर्ट करूँ, जस्ट एग्जाम्पल इसको अगर मैं सॉर्ट करने लगती हूँ, सबसे पहले हमारे पास आता है 130, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू है 150, देन उसके बाद है 170, 188, 200, अगेन 200, एक और वैल्यू है 280 और लास्ट वैल्यू है 300। ठीक है, सॉर्ट हो गई डेटा कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसका सेंट्रल एलिमेंट क्या हो गया कि यहाँ पे 8 वैल्यूज है, 8 इवन नंबर है, इसका कोई सेंट्रल एलिमेंट नहीं हो सकता बल्कि 2 सेंट्रल एलिमेंट हो सकते हैं, दैट इज 188 एंड 200। इन दोनों को ऐड करके जब हम इनका एवरेज लेंगे तो वो हमारे पास मीडियन कहलाएगा। मान लो अगर इसमें से मैं यहाँ पे 200 हटा दूँ तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू 188 हो गई है, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो 188 हमारी यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू हो गई। अगर ये 200 होता तो यहाँ पे ये जो हमने अभी जस्ट 200 हटाया ये होता, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे हमारी जो मीडियन निकल के आती वो यहाँ पे होती, कॉमा लगा के मैं यहाँ पे 200 कर देती हूँ वापस, तो यहाँ पे 194 होती। सो इस तरह से ये बेसिकली यहाँ पे वर्क करता कि अगर आप यहाँ पे कोई भी डेटा लेते हो उसका सेंटर अगर आपको निकालना है, अगर वो जो डेटा है वो नंबर ऑफ डेटा अगर इवन है तो सेंटर की 2 वैल्यूज आती है और उनका एवरेज निकलता है, वो मीडियन कहलाता है। अगर वो नंबर ऑड है, अगर हमारे पास जो टोटल डेटा है उसका सम यहाँ पे 999 या फिर कोई भी ऑड नंबर है, तो इस केस में जो एग्जैक्ट सेंटर पे जो वैल्यू पड़ रही है सॉर्ट करने के बाद, ये हमेशा ध्यान रखना कि मीडियन का कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले वैल्यू सॉर्ट होंगी। यहाँ पे हमें नंपाई के अंदर ही करने की जरूरत नहीं क्योंकि मीडियन ऑटोमेटिकली हमें फंक्शन करके दे रहा है। बट अगर हम जनरली बात करें मीडियन की कॉन्सेप्ट की तो यहाँ पे पहले आपको सॉर्ट करना होता है, उसके बाद सेंट्रल की वैल्यू निकालनी होती है, तो इस तरह से आपका मीडियन निकल के आता है। तो हमारे पास हो गई सेंट्रल वैल्यू आफ्टर सॉर्टिंग, कि सॉर्ट करने के बाद हमारी सेंट्रल वैल्यू क्या निकल के आई है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे np.mode पास कर दूंगी कि मोड अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँगी बेक्ड फूड का, मोड यहाँ पे होता है मोस्ट रिकरिंग वैल्यू, अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो मेरे पास एरर आएगा, रीजन बीइंग नंपाई के अंदर मोड नाम का कोई फंक्शन नहीं होता। तो उस केस में अब हम क्या करें, मोड नाम का अगर फंक्शन नहीं होता तो फिर हमारे पास होती है अलग लाइब्रेरी, उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। सो हम यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे इसको एज स्टैट्स नाम से कॉल करती हूँ मैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास मोड होता है, तो यहाँ पे np की जगह पे मैं यहाँ पे लगा दूंगी stats डॉट मोड ऑन बेक्ड फूड, और 200 हमारी ऐसी वैल्यू है जो कि मोस्टली रियकर कर रही है। अगर कोई और भी ऐसी वैल्यू होती, मान लो यहाँ पे 280 होता तो भी यहाँ पे 200 आउटपुट आ रहा होता, रीजन बी कि 200 पहले आ गया है। कि अगर आपके पास 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि रियकरिंग सेम अमाउंट पे कर रही है, जैसे लेट्स से कि 200 भी 4 बार आ रहा है और 280 भी 4 टाइम्स आ रहा है, इन दैट केस ये 200 को पहले यहाँ पे प्रायोरिटी लेता है क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे 200 आ रहा है। अगर इससे पहले 280 आ रहा होता तो यहाँ पे आपका जो मोड है वो बन जाता 280। तो जो पहले आ रहा है आपके डेटा के सीक्वेंस के अंदर उसे यहाँ पे प्रायोरिटी लेता है अगर सिमिलर वैल्यूज है, अदरवाइज तो जो सबसे ज़्यादा रियकर हो रही है वो तो मोड है ही। मूविंग अहेड यहाँ पे बात करते हैं प्रिंट। अगर मैं और यहाँ पे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस की बात करूँ तो np.std ऑफ बेक्ड गुड्स, तो ये हमें निकाल के दे रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 55 आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे ज़्यादा आने का मतलब है कि अगर ये वैल्यू अगर कम होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बाकी डेटा है वो मीन से बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं है, कि आपकी जो मीन वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू, मीन मतलब कि डेटा की एवरेज जो वैल्यू है इससे काफ़ी दूर दूर ये डेटा नहीं है। बट अगर यहाँ पे 55 आ रहा है दैट मीन्स आपके स्प्रेड डेटा का जो स्प्रेड है वो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे से ये 300 की जगह इसे मैं 150 कर दूँ एंड लेट्स से ये 280 है जो कि बहुत दूर की तरफ है मेरे, उसको अगर मैं यहाँ पे 220 कर दूँ। अब मैं अगर यहाँ पे डेटा का स्प्रेड देखूंगी तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये 29 निकल के आ रहा है। तो 29 यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर फूड की क्वालिटी हमें चेक करनी हो कि हमारा जो फूड का हर प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके अंदर कितने फैट्स जा रहे हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं, कितने फाइबर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर हमें यहाँ पे चेक करनी है तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली ये मेथड का यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन से हम हमारे डेटा के अंदर का स्प्रेड देखते हैं कि मीन वैल्यू से हमारी वैल्यूज़ कितनी कितनी दूर हैं,
और उससे हमें पता चलता है कि अगर ये ज़्यादा दूर हैं आपस में, दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर और क्वालिटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे हैं, पास पास ही हैं, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो काफ़ी छोटी है, तो उस केस में मतलब हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे फाइन है, गुड टू गो है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन वर्क करता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अब यहाँ पे अगर मैं लगा लेती हूँ NP डॉट वेयर ऑफ बेक्ड फूड, तो वेयर यहाँ पे और कुछ नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ 29 आ रहा था, ये 29 का स्क्वायर, इन दैट कंडीशन हमारे पास 841 निकल के आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे वेरिएंस कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसी का स्क्वायर को हम वेरिएंस बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस हमारे यहाँ पे डेटा के स्प्रेड को बताते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यहाँ पे अंडर रूट वैल्यू देता है और वेरिएंस उसी का स्क्वायर होता है। यूजुअली हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और अगर जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होता है तो हम उसका ही अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी अच्छा मेथड है अगर हमें हमारे डेटा का स्प्रेड जानना है। क्वालिटी कंट्रोल में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सिमिलरली मूविंग अहेड, बात करते हैं अनदर स्टैटिस्टिकल फंक्शन की, दैट इज कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कि अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा ले लेती हूँ, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक सिटी है, या फिर हम यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से टोबैको कंजम्पशन का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब लेट्स से मैं टोबैको कंजम्पशन के अंदर 30 ले रही हूँ, देन मैं 50 ले रही हूँ, यहाँ पे 10 ले रही हूँ, यहाँ 30 वापस ले लेती हूँ, यहाँ पे 40 या 50 एंड देन 40। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली है। और मैं यहाँ पे डेथ्स ले रही हूँ, डेथ्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेट्स से मैं 100 लेती हूँ, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 120, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 70, अगेन मैं यहाँ पे 100 लेती हूँ, 120 एंड 112। ठीक है, ये मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालूं, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है प्रिंट NP डॉट कोरिलेशन कोफिशिएंट, और यहाँ पे पास कर देते हैं हमारी दोनों वैल्यूज को, कि टोबैको अंडरस्कोर कंजम्पशन कॉमा डेथ्स। तो यहाँ पे डबल F नहीं बल्कि सिंगल F आएगा। अब अगर यहाँ पे आप वैल्यूज देखेंगे तो वैल्यूज से कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये क्या है और ये 99 यहाँ पे क्या है, ये 99 यहाँ पे क्या है। देखो, जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला जाता है तो ये लाई करता है बिटवीन पॉजिटिव टू -1, यानी कि -1 इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ दैट -1 रिप्रेजेंट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। दूसरा +1, ठीक है, +1 यहाँ पे, या फिर सिर्फ आप 1 भी लिख सकते हो, 1 रिप्रेजेंट्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। एंड लास्टली 0 मीन्स नो रिलेशनशिप, या फिर न्यूट्रल के आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अगर आपके पास कोई डेटा सेट है, उसमें आपको दो वैल्यूज को कंपेयर करना है कि आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है, कि एक के बढ़ने पे ये दूसरा घट रहा है या दूसरे के बढ़ने पे ये पहला वाला घट रहा है, या दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं या दोनों एक साथ घट रहे हैं। तो उस केस में हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का यूज करते हैं। जैसे कि टोबैको कंजम्पशन है, टोबैको कंजम्पशन जैसे ही लोगों के अंदर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ डेथ्स भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो रिलेशनशिप निकल के आई है दैट इज 1 से लेके 0.99 का यहाँ पे मतलब है कि पहले वाला डेटा से दूसरा वाला डेटा साथ साथ बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ है। जब यहाँ पे हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं, 0 से ऊपर वाली जो हमारी वैल्यूज है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पे बताती है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। दूसरा हमारे पास होती है स्ट्रांगली नेगेटिव वैल्यूज। स्ट्रांगली नेगेटिव वैल्यूज का अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं कि लेट्स से कहीं पे भी प्राइस है, कोई भी कंपनी है, उसका जो प्राइस है अगर वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेती हूँ, प्राइस है लेट्स से, किसी की प्राइस है यहाँ पे 300, किसी की प्राइस है 100, किसी की प्राइस है 350, किसी की प्राइस है 150, किसी की प्राइस है 200। अब मैं यहाँ पे सेल ले लेती हूँ, सेल्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हुई 5 की सेल, या लेट्स से यहाँ पे हुई 10 सेल, यहाँ पे हुई 4 सेल, यहाँ पे हुई 20 सेल, यहाँ पे 350 पे हुई लेट्स से 7 सेल, 7 ही प्रोडक्ट्स बिके जो कि 350 के थे। 150 पे लेट्स से कि 15 या 17 प्रोडक्ट्स बिक गए, और 200 के ऊपर लेट्स से 3 ही प्रोडक्ट बिके। अब अगर मैं यहाँ पे लगाऊं प्रिंट NP डॉट कोरिलेशन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन,
ठीक है, COEF, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करती हूँ प्राइस कॉमा सेल्स। अब इसे मैं यहाँ पे रन कराऊंगी तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप निकल के आ रही है। अब ये नेगेटिव रिलेशनशिप यहाँ पे ये हमें बता रही है कि अगर हमारे प्राइसेस घट रहे हैं तो हमारी प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो सेल घट रही है, और अगर हमारे प्राइसेस घट रहे हैं तो हमारी सेल बढ़ रही है। तो यानी कि प्राइस जो है हमारी सेल्स को इफेक्ट कर रहा है कुछ इस तरह से कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाएगी सेल घटती जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे कम होती जा रही है सेल इंक्रीज होती जा रही है। तो ये हमें हमारे डेटा के बारे में बता रही है। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का भी हम इसी केसेस में यूज करेंगे कि अगर हमें दो डेटा के बीच में एक दूसरे की डिपेंडेंसी देखनी होगी कि कौन के बढ़ने पे कौन घट रहा है, तो उस केस में हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का यूज करेंगे। सो गाइज, ये थे कुछ हमारे पास स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जिनका हम यूज कर सकते हैं नंपाई के अंदर। कुछ और फंक्शंस भी हमारे पास हैं, कुछ और स्टैटिस्टिक्स की चीज़ें भी हमारे पास है जो कि हम आने वाले सेशंस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप गाइज कि यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से इन स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ पे ये काम में आते हैं।